अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नावल का नेक्स्ट पार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब यहाँ बैठ के ये आंसू बहा रही हो मासूम लोमड़ी, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? जल्दी बताओ मुझे, वरना आज मैं सच में अपना कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दूंगा। उसके सामने बैठा धमकिया में इस लहजे में बोला। क्या बोलूं? क्या आपको नहीं पता? आंसू छुपाते हुए बोली। तो उसे शक गुजरा, क्या वो इन दोनों की बातें सुन रही थी? क्या डॉक्टर की वो फजूल किस्म की पाबंदियां उसे पता थी? उसे मजीद गुस्सा आने लगा। नहीं पता मुझे, बताओ तुम। उसे घूरते हुए बोला। क्या बताऊं? मेरी दुआओं की वजह से, मेरी मन्नतों की वजह से आप घर वापस आए हैं। मैंने दुआ की थी आपके लिए, और तो और मन्नत मांगी थी पहाड़ी वाले बाबा से। बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, वहाँ पर जो भी मन्नत मांगो वो पूरी हो जाती है। और मैंने मन्नत मांगी थी कि आप सही सलामत घर वापस आ जाएं। तब मैं पूरे 26 दिन तक आपके नज़दीक नहीं आऊँगी। उसने जानबूझकर 1 महीना नहीं कहा था। व्हाट द हेल! कौन सी मन्नत और कौन सा पहाड़ी वाला बाबा? बताओ मुझे, कहाँ है पहाड़ी? पहले तो मैं उस बाबे को चीर कर आता हूँ जो तुम्हें वहाँ बैठे हुए यहाँ मुझसे दूर कर रहा है। साहिर के गुस्से से माथे की सारी रगें बाहर को आ गई। ये आपकी रगें? इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बताती हूँ। उसके चेहरे का गुस्सा और माथे के दरमियान लकीरों की जानब इशारा करते हुए बोली, और साथ ही उंगलियों की मदद से इशारा करने लगी। यही तो मसला है आपके साथ, पूरी बात सुनते नहीं और गुस्सा आ जाता है। और ख़बरदार, जो आपने पहाड़ी वाले बाबा की शान में किसी तरह की कोई गुस्ताखी की। बहुत पहुँचे हुए हैं वो। उसे अपने फ़र्ज़ी पहाड़ी वाले बाबे से बड़ी हमदर्दी थी। मुझे ना मेरी सहेली ने बताया था कि पहाड़ी वाले बाबे से जो मन्नत मांगो ना पूरी हो जाती है। मैंने उनसे मन्नत मांगी थी कि आप सही सलामत घर आ जाएं, तब तक मैं पूरे 26 दिन तक आपकी सेवा करूंगी। मेरा मतलब है आपकी खिदमत करूंगी, आपका बहुत सारा ख्याल रखूंगी, क्योंकि पहाड़ी वाले बाबा जी कहते हैं, मेरा मतलब है फरमाते हैं, शौहर की खिदमत करो, उसकी हर बात मानो, लेकिन नाजायज़ नहीं। और ये जो मैंने 26 दिन का संन्यास लिया है ना, ये मेरी मन्नत में शामिल होता है। वो उसे देखते हुए बड़े झबड़े कानों तक फैलाए उसे अपनी बात पर यकीन करने पर मजबूर कर रही थी। और ये 26 दिन ही क्यों है, कम या ज़्यादा क्यों नहीं? वो उसकी चाल को इतनी आसानी से कामयाब होने नहीं दे सकता था। वो उसकी बीवी थी और वो उसे ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने लगा था। हाँ, सच था, वो बेवकूफ़ थी और किसी भी बाबे की बात में आकर कुछ भी कर सकती थी। लेकिन ये 1 महीने और 26 दिन वाला कॉन्सेप्ट उसे मिला जुला लग रहा था, क्योंकि 26 नंबर बाबा जी फेवरेट नंबर है। वो अपने सारे काम 26 दिनों में करते हैं। उसे मुस्कुराते हुए बताया था। खैर, वाट एवर, दफ़ा करो इस बाबे को, और किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। ये मन्नत वन्नत कुछ नहीं होता, और ना ही कोई पहाड़ी वाला बाबा है इस दुनिया में। उसका चेहरा हाथों में थामते हुए कहने लगा तो उसने फ़ौरन नाम में सर हिलाया और आंखों में मोटे मोटे आंसू ले आई। बाबा ने भी यही कहा था, आपकी नज़रों में मेरी मन्नत की कोई अहमियत नहीं होगी, और ना ही आपकी नज़रों में मेरी कोई अहमियत है। उन्होंने मुझे कहा था, आपने मेरे साथ मिलकर वो मन्नत पूरी नहीं करवाई 26 दिन तक, तो इसका मतलब है आप मुझसे प्यार नहीं करते। वट नॉनसेंस! उसे दुपट्टा मुंह में डाले रोते देखकर वो चिल्लाया था। लेकिन सामने भी उसकी बीवी थी। वो कौन सा उसके जाल में आने वाली थी कि वो मज़ीद ऊंची आवाज़ में रोने लगी। साहिर साई ने गुस्से से उसके मुंह से दुपट्टा खींचा और बेड पर फेंका। लम्हे में लाइट ऑफ करते हुए बेड पर लेटा और तकिए को अपने मुंह पर ज़ोर से रख दिया। वो उससे मोहब्बत करता था, इस बात को ज़ाहिर करने के लिए अगर ये 26 दिन का इम्तिहान था तो देने को तैयार था। साविश ने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा और उसका तकिया खींचते हुए उसके गाल पर अपने लब रखते उसे चिपक कर लेट गई। पीछे होकर लेटो, फ़िज़ूल में मेरे जज़्बात जगाने की ज़रूरत नहीं है। वो गुस्से से उसे पीछे करते हुए बोला। लेकिन वो तो बचपन से ही ढीठ थी। उसके पीछे हटाने के चक्कर में मज़ीद उसके सीने पर अपना सर रखकर आंखें बंद कर ली, और अब साहिर शाह से खुद से दूर न किया गया। वो काफ़ी देर उसके वापस आने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन न जाने वो कहाँ रह गई थी। उसकी नज़रों की अजनबियत उसे बेसुकून कर गई थी। न जाने क्या हुआ था अचानक ज़रनिश को कि वो इस तरह उसे देख रही थी। उसे कुछ गलत होने का एहसास बहुत शिद्दत से हो रहा था। अब वो अपने आप पर मज़ीद काबू नहीं रख सका। 3 घंटे से वो उसके कमरे में आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बेचैनी थी जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार उसने खुद ही उठकर बाहर जाने का फ़ैसला किया था। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो अपनी ज़रनिश को खुद से दूर करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और उसकी आंखों में आज अपने लिए बेयकीनी देखकर वो सचमुच में परेशान हो गया था। वो उससे ज़्यादा उस मुस्कान पर यकीन कर रही थी, ये तो उसकी आंखों से ही पड़ चुका था। तो क्या वो सब कुछ जान चुकी थी? बस इसी सवाल के साथ उसे अपने कदम बाहर की जानब बढ़ा दिए। बाहर आकर देखा तो उसे कहीं भी नज़र नहीं आई थी। न जाने वो इस वक्त कहाँ थी, लेकिन वापस जाने की बजाय उसे अपने कदम मुस्कान के कमरे की तरफ बढ़ाए थे। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि ज़रनिश इस वक्त मुस्कान के कमरे में होगी। थोड़ी देर पहले जो कुछ भी उसने मुस्कान से कहा था, यकीनन वो सारी बातें ज़रनिश ने सुनी थी, और शायद वो बातें भी जो मुस्कान ने उससे कही थी। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि मुस्कान क्या बकवास करती है, मुस्कान ये सब कुछ क्यों कर रही है। ये तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका था। उसे मुस्कान को
उसे मुस्कान को उसका नाम चाहिए था जो वो उस जैसी लड़की को देने के हक़ में नहीं था, लेकिन इस मुस्कान के लिए जरनिश उस पर शक करेगी, उस पर यकीन नहीं करेगी, उसे ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ था। और अगर जरनिश के दिमाग में कोई भी सवाल था तो वो इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार था। उसने मुस्कान के कमरे में कदम रखा तो उसे सामने ही मुस्कान के पास बैठी नज़र आई, जबकि मुस्कान उससे बातों में मगन थी। वो उससे क्या बात कर रही थी उसे नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कि वो जरनिश को उसके ख़िलाफ़ कर रही है। मैं कब से कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम यहाँ बैठी हुई हो। चलो अब कमरे में, बहुत वक्त हो गया, तुम्हें सो जाना चाहिए। तुम्हारा इतनी देर तक जागना हमारे बेबी के लिए अच्छा नहीं है। वो उसके सामने खड़ा उसी से मुखातिब हुआ था, दूसरी लड़की से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। मैं इंतज़ार कर रही हूँ मुस्कान के सोने का, थोड़ी देर में आ जाऊँगी, अब जाएँ। वो उसे नज़रअंदाज करते हुए बोली तो सिन्नान साईं को आग लग गई। वो इससे ज़्यादा इस झूठी लड़की को अहमियत दे रही थी। इस लड़की से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो सोती है, जागती है, जीती है, मरती है, तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उठो कमरे में चलो। वो ज़रा सख्ती से बोला। मुझे फ़र्क पड़ता है सिन्नान साईं, ये मेरे शौहर की पहली बीवी है और ये मेरे शौहर के बच्चे की माँ बनने वाली थी, जिस पर मेरे शौहर ने तशद्दुद किया और आज ये इस हालत में है कि खुद अपना ख्याल नहीं रख सकती। मेरे वजूद में पलने वाले बच्चे से आपको इतनी मोहब्बत है और ये मासूम जो अपना बच्चा आपकी वजह से खो बैठी है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बहुत अफ़सोस की बात है। खुदा के लिए जाएँ इस वक्त यहाँ से। फ़िलहाल मैं आपसे किसी तरह की कोई बहस नहीं करना चाहती। वो उसे देखते हुए एक बार फिर से मुस्कान की जानब मुड़ी, जो अपनी आँखें बंद किए पड़ी थी। उसे इस वक्त तो गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो बिना कुछ भी कहे कमरे से निकल गया था। वो मुस्कान के सामने अपना किसी तरह का कोई तमाशा नहीं बना सकता था, और जहाँ तक बात जरनिश की थी तो उसकी गलतफहमी दूर करने के तरीके जानता था। वो कमरे गुस्से से कमरे में वापस आ गया था तो अब उसकी बीवी मुस्कान की खिदमत कर रही थी, शायद उसके गुनाहों का उजाला कर रही थी। मुस्कान की हर बात सच्ची थी जबकि वो झूठा था। कितनी आसानी से मुस्कान ने उसको अपनी बातों में फंसा लिया था। यही वजह थी कि वो नहीं चाहता था कि जरनिश उसके आसपास भी रहे। वो उसे बात करने से मना करता था, उसके पास जाने से मना करता था, लेकिन जरनिश फिर भी उसके पास चली गई थी और अब वो सारी हकीकत से भी वाकिफ़ थी, जिसमें क्या सच था क्या झूठ, वो उसे खुद उसके सामने रखना था। उसे सोच लिया था कि अब वो दारमसाई का भी लिहाज नहीं करेगा। वो अपनी बीवी की नज़रों में अपने लिए नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सोच लिया था वो उसकी सारी हकीकत बता देगा। अब आगे उसकी मर्ज़ी, वो क्या सोचती है इसके बारे में, लेकिन उसे खुद पर यकीन था कि इस सब में वो बेगुनाह है और दुनिया की कोई भी ताकत किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं सुना सकती थी। मुस्कान का असल चेहरा तो वो सबके सामने नहीं ला पाया था, लेकिन वो हारा नहीं था और ना ही वो मुस्कान को खुद से जीतने की इजाज़त दे सकता था। वो थोड़ी देर पहले ही अपने कमरे में आकर सोई थी। वैसे तो सानिया बहुत ज़िद कर रही थी कि मुझे आपके साथ सोना है, लेकिन वो उसे अपने बेड पर लाने का रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो हाथ-पैर बहुत ज़्यादा चलाती थी। कमरे के आने के बाद उसने हरगिज़ अपना वक़्त बर्बाद नहीं किया था। वो सोने को लेट गई और फिर थोड़ी ही देर में नींद उस पर गालिब आ गई। जब नींद में उसे अपने ऊपर कुछ अजीब-सा एहसास महसूस हुआ, जैसे कोई उसके चेहरे के बेहद करीब साँस ले रहा हो। सना ने नींद में भी सांसों की इस गरमाइश को बहुत करीब से महसूस किया था, लेकिन इस तरह की गुस्ताखी कौन कर सकता था? वो बड़ी मुश्किल से अपनी नींद को खैरबाद कहती अपनी आंखें खोलकर अपने ऊपर झुके इस चेहरे को देखने लगी। वो चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए निगाहों से उसका जायज़ा ले रहा था। उसे सिचुएशन को समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। उसने झटके से अपने ऊपर उससे उस बलडोज़र को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो तो अलग ही मूड में था। इससे पहले कि वो कोई भी हरकत करती, उसे अपने हाथ उसके हाथों की कैद में महसूस हुए, जबकि उसके लबों की गहरी दिलकश मुस्कुराहट बता रही थी कि वो आसानी से उसे बख्शने का इरादा नहीं रखता। इश्क साईं, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है मुझसे दूर भागने की? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे दूर भाग सकती हो? वो भी तब जब हम दोनों में इतना खूबसूरत और गहरा रिश्ता बन गया है। और अगर हाँ, तो बहुत गलत लगता है तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने का इरादा बिल्कुल भी नहीं रखता। तुम तो मेरी जान हो, हमेशा मेरे पास रहोगी और यहाँ मैं अपने रिश्ते को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आया हूँ। जैसा कि तुम्हें पता है कि पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऐसे में तुम्हारा शौहर भी काफ़ी ख़राब हो गया है, तो प्लीज़ एक किस करके मुझे ठीक कर दो। क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग तो नहीं सटक गया तुम्हारा? उठो मेरे ऊपर से, वरना मैं चिल्ला-चिल्ला कर सबको यहाँ इकट्ठा कर लूँगी, सना ने धमकी देते हुए कहा। लेकिन यहाँ किसको परवाह थी? वो एक बार फिर से मुस्कुराए। मैं तो कहता हूँ थोड़ी देर बाद की बजाय तुम अभी चिल्लाओ और इतना चिल्लाओ कि घर के सब लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएँ और यहीं पर तुम्हें अड्डी रुखसती कर दें। फिर तो मैं इकट्ठी पप्पियाँ लूँगा, वो बेबाकी से कहता उसके गाल पर अपने लब रख चुका था। सना काम कर रह गई। आरिश सईं, जान भी कुर्बान इश्क सईं। उसके पुकारने पर वो बेखुदी से उसके मज़ीद करीब होते हुए बोला तो सना की नज़रें झुकीं। प्लीज़ जाओ यहाँ से, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। पहले पप्पी। आरिश, वो चिल्लाई, पहले पप्पी। मैं नहीं, ऐसे नहीं मानूंगी। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैंने कहा पहले पप्पी। वो अपनी बात पर डटा हुआ था। सना को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अच्छा ठीक है, उठो मेरे ऊपर से, वो हार मानते हुए बोली तो आरिश लम्हे में उठकर बैठ गया था। आंखें बंद करो अपनी, इस तरह से नहीं करूँगी, वो नज़रें झुकाए हुए बोली तो जी हजूर कहता फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर चुका था।
जबकि सना ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा। आरिश के चेहरे पर मुस्कुराहट मचल उठी थी। क्या वो सच में उसे किस करने जा रही थी? इस बात का यकीन करना मुश्किल था, लेकिन वो सच में ऐसा करने वाली थी। वो तो बहुत सारी उम्मीदें बांध कर बैठा था। जब उसे अपने हाथ पर उसके लबों का लम्स महसूस हुआ, उसने नागवारी से आंखें खोलकर उसे देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी समझता, वो वॉशरूम में भागकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर चुकी थी। ये चीटिंग है सना, बाहर निकलो। मैंने हाथ पर किस करने के लिए नहीं कहा था। वो बाहर दुहाइयाँ दे रहा था। तुमने किस करने के लिए कहा था और वो मैंने कर दिया। अब निकलो मेरे कमरे से, वरना मैं सारी रात यहीं पर बैठी रहूँगी। वो धमकी देते हुए बोली तो उसे उसकी धमकी पर यकीन करना पड़ा, क्योंकि वो सिर्फ उसे तंग करने के लिए उसके कमरे में आया था, वरना फ़िलहाल वो खुद भी इस तरह की कोई हरकत करने के बारे में नहीं सोचता था। ये अलग बात थी कि उसे सामने पाकर वो खुद ही बेखुद हो जाता था। उसका कमीना दिल उसे बगावत कर बैठा था। चलो ठीक है इश्क साईं, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि तुम मुझसे बच गई हो। आना तो तुम्हें मेरे हाथ ही है। इस चीटिंग का मैं अलग हिसाब लूँगा। वो अपने हाथ पर उसी जगह लब रखते हुए बोला जहाँ थोड़ी देर पहले उसने सना के लबों का लम्स महसूस किया था, और जिस तरह से छुपकर उसके कमरे में आया था उसी तरह से निकल गया। जबकि वॉशरूम के दरवाजे से टेक लगाई खड़ी सना के लबों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट थी, जबकि सोचों पर सिर्फ और सिर्फ आरिश शाह का बसेरा था। वो इतनी जल्दी उसके दिल के इतना करीब हो जाएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी आंख खुली तो उसके सीने पर सर रखे गहरी नींद में सो रही थी। साहिर साईं के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसके लंबे बाल पूरी तरह से खुले हुए उसकी पुश्त और साहिर शाह के ऊपर फैले हुए थे। वो सोते हुए बेहद मासूम लग रही थी। उसे याद था वो दिन जब उसने बहुत शिद्दत से उसके खुले बालों को देखने की ख्वाहिश की थी, और आज अपनी ख्वाहिश को महसूस भी कर रहा था। उसके हसीन बाल इस वक्त बहती हुई आबशार का मंजर पेश कर रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में अपनी नर्म उंगलियां चलाता उसे मज़ीद पुरसुकून कर रहा था, जबकि वो उसके सीने पर सर रखे गहरी नींद में थी। वो तो शायद इस वक्त ये भी भूल चुकी होगी कि इस वक्त वो साहिर शाह की पनाहों में है। साहिर शाह का दिल चाहा कि उसे जगाए और उसे अपनी मोहब्बत से पूरी तरह से महका दे, लेकिन ये जो 26 दिन का नया कट्टा उसने खोला था ना, वो साहिर शाह को बेहद नागवार गुजरा। ये तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था। उसके 26 दिन वाला रोला उसे खुद अपने पास से ही डाला है, वरना ना तो वो किसी पहाड़ी वाले बाबे को जानती थी और ना ही मन्नतों मुरादों पर यकीन रखती थी। वो तो खुद ही इन सब चीज़ों से दूर भागती थी, तो वो भला कैसे इन सब चीज़ों पर यकीन कर सकती थी। वो तो कहती थी किसी बाबे को पैसे देकर अपना काम करवाने से बेहतर है कि किसी गरीब को पैसे देकर उससे दुआएं ले लो। और अब वही साजिश कह रही थी कि उसने कोई मन्नत मांग कर रखी है, वो भी किसी बाबा की बातों में आकर। उसकी बातों को याद करते हुए उसने बेसाख्ता अपने लब उसके माथे पर रखे थे। उसे जानबूझकर शायद ये कहा था, अगर उसकी बात ना मानी तो इसका मतलब है कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता। लेकिन वो उससे कितनी मोहब्बत करता था ये तो वो खुद भी नहीं जानता था। तो भला वो अपनी मोहब्बत पर शक कैसे आने देता? वो भी कौन सा उससे बहुत ज़्यादा कुछ मांग रही थी, सिर्फ 26 दिन तो थे, और अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए 26 दिन तक उसे दूर रह सकता था। वो सारी ज़िंदगी के लिए उसकी थी, तो चंद दिन से क्या फ़र्क पड़ जाना था। उसके बालों की नरमाहट को अपनी उंगलियों पर महसूस करते हुए वो आंखें बंद कर गया था। जाने कब वो एक बार फिर से नींद की वादियों में खोने लगा। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? हमना फ़ोन कान से लगाए दूसरी तरफ से आवाज़ की मुंतज़िर थी। सुबह के 5 बजे उन्हें कौन फ़ोन कर सकता था, वो भी घर के लैंडलाइन नंबर पर। मैं समरा का हस्बैंड माइक बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात नूर से हो सकती है? इस वक्त अर्जेंट है। वो दरअसल बात है कि समरा का एक्सीडेंट हो गया है। उसे एक्सीडेंट के दौरान उसका मोबाइल फ़ोन पूरी तरह डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से नूर का नंबर मेरे पास नहीं है। अगर आप ये इत्तला उसे दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरी तरफ से एक बेहद परेशान आवाज़ उनके कानों में पड़ी थी। समरा के एक्सीडेंट के बारे में सुनकर वो खुद भी बेहद परेशान हो गई थी। न जाने नूर का क्या हाल होगा ये खबर सुनकर। हेलो हेलो, क्या आप मेरी बात सुन रही हैं? दूसरी तरफ से दोबारा पुकारा गया। वो जो कोई भी था मुकम्मल अंग्रेज़ी में बात कर रहा था। जी जी, मैं आपकी बात सुन ली और मैं भी नूर को बता दूंगी। उन्होंने फ़ौरन इस अंग्रेज़ को जवाब दिया था। थैंक यू सो मच। प्लीज़ उसे बता दीजिएगा और उसे ये भी कह दीजिएगा कि जितना जल्दी हो सके उसे मिल जाए। डॉक्टर ने उसकी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं दी। इससे पहले कि वो अपनी सांस हार दे, वो उससे मिलने आ जाए। प्लीज़ उसको बता दीजिएगा। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो चुका था, जबकि हमना कितनी देर इस रिसीवर को देखती रहीं और फिर तेज़ी से कदम नूर के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। उसकी माँ हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी, और ये बात जानने का नूर को पूरा हक था। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से एक बेटी अपनी माँ से ना मिल सके। दारम थोड़ी देर पहले ही वापस आकर सोया था जब कमरे पर दस्तक हुई। वो तो नहीं उठा, अलबत्ता नूर उसके करीब से उठकर दरवाजे की जानब गई थी, लेकिन दरवाजे पर हमना को खड़े देखकर नूर भी परेशान हो गई। उन्हें इतनी जल्दी सुबह सवेरे तो हरगिज़ नहीं जगाती थी। दारम तो खुद भी नमाज़ पढ़कर सो जाता था और कभी कभी उसे ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दारम साई ने उसके साथ ज़बरदस्ती करना छोड़ दिया था और वो अपनी मर्ज़ी की मालिक थी। लेकिन हमना का दरवाजे पर इस तरह सुबह सवेरे आना वाकई हैरान कुन था। खैरियत अम्मा साईं, आप इस वक्त यहाँ सब ठीक तो है ना? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? वो उनके चेहरे से उनकी परेशानी नोट कर चुकी थी।
बेटा बात ही ऐसी है, तुम भी हौसला रख कर सुनना। दरअसल समरा का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ है कि डॉक्टर ने उनकी ज़िंदगी की कोई अच्छी उम्मीद नहीं दिलवाई। उनका कहना है कि वो इस दुनिया से रुखसत होने से पहले तुमसे मिलना चाहती हैं। मैं कुछ बुरा नहीं कहती, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी ले दे, लेकिन वो कुछ कहते कहते खामोश हो गई। वो भला एक बेटी के सामने उसकी माँ की ज़िंदगी के बारे में इस तरह से बात कैसे कर सकती थी? वो भी तब जब उनके सामने खड़ी लड़की की आंखों से मुसलसल आंसू बहने लगे थे। इससे पहले कि वो पीछे की जानिब गिरती, धर्मसाई ने उसे थाम लिया था। उसे अपने सीने से लगाए हुए चची साई की बातें सुनने में मगन हो गया था, जबकि वो मुसलसल उसके सीने से लगी रोए जा रही थी। नूर बेटा सही, तुम परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। तुम रोना बंद करो मेरी जान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिन्नान साई गया है तुम्हारा टिकट बुक करवाने के लिए। देखो बेटा, अगर तुम खुद ही इस तरह से रोगी तो तुम्हारी माँ को कौन संभालेगा? अल्लाह उसे लंबी ज़िंदगी देगा, तुम रोना बंद करो। इस तरह से तो तुम अपनी ही तबीयत ख़राब कर लोगी, तो वहाँ जाओगी कैसे? अचानक होने वाले वाक़े की वजह से दारमसाई भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर उसका बहुत सारा काम पड़ा है। यहाँ पर लोग इंसाफ की तलाश में पिछले कितने दिनों से दारमसाई का इंतज़ार कर रहे हैं। वो इन सब लोगों को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। लेकिन उसने कहा है कि वो 1 हफ़्ते में अपना सारा काम ख़त्म करके तुम्हारे पास आ जाएगा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो कुछ भी गलत नहीं होगा। डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं, कोई खुदा थोड़ी ना होते हैं जो ज़िंदगी का फ़ैसला करें। तुम रोना बंद करो मेरी जान, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। हम सब तुम्हारी माँ के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे, और जिसके पास इतनी प्यारी बेटी हो, अल्लाह उसे कभी भी कुछ नहीं होने देगा। चलो अब अपने आंसू साफ़ करो। बड़ी बीबी साईं कब से उसके पास बैठी मुसलसल उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। सिन्नान साईं उसका टिकट बुक करवा चुका था। आज रात 2 बजे की फ़्लाइट से वो जाने वाली थी, जबकि दारम साईं अपने काम की वजह से उसके साथ नहीं जा पा रहा था। उसकी हालत देखते हुए वो उसको अकेले भी जाने नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि हाँ, जिरगे में काफ़ी दिनों से कुछ केस इंसाफ के उम्मीद पर बैठे थे, जिन्हें वो छोड़कर नूर के साथ नहीं जा सकता था। नूर उसके लिए बेहद अजीज़ थी, लेकिन ये लोग भी उसके लिए बेहद अहम थे, जो इतने दिनों से सिर्फ़ इंसाफ की उम्मीद में बैठे थे। वो इन लोगों को पीछे छोड़कर नहीं जा सकता था। नूर ने भी उसे अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा था, लेकिन 1 हफ़्ते के बाद वो अपने सारे काम निपटा कर भी नूर के पास जाने का इरादा रखता था, क्योंकि नूर का इतना ज़्यादा रोना उसे बेचैन कर रहा था। इस वक्त घर के सब लोग ही उनके कमरे में मौजूद थे, सिवाय सिन्नान साईं, और कुछ ही देर में वो भी आने वाला था। जाविश और सना ने मिलकर नूर के लिए थोड़ी बहुत पैकिंग कर दी थी। उसे ना जाने कितने दिन तक वहाँ रहना था। इस वक्त नूर के कमरे में जमा वो सब लोग ही परेशान थे। यूँ अचानक यह हो जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। कहने के लिए समरा किसी के लिए भी अजीज़ नहीं थी, लेकिन उसकी इस हालत के बारे में सोचते हुए सब लोग परेशान हो गए थे। इन सब लोगों के लिए समरा ना सही, लेकिन नूर बेहद ख़ास थी, और कोई भी औलाद अपनी आँखों के सामने अपनी माँ को मरता नहीं देख सकती थी। बड़ी बीबी के बाद ज़रीन बेगम उसके पास कितनी देर बैठी उसे दिलासे देती रही थी, जबकि हमना बेगम के तो सीने से लगकर वो फूट-फूट कर रो रही थी। अभी कल रात ही तो उसने अपनी माँ से बात की थी, बिल्कुल ठीक-ठाक थी वो, लेकिन सुबह की रोशनी फैलते ही उसे इतनी बुरी खबर मिली थी कि उसकी माँ मौत के मुँह में थी, और वो यहाँ उससे इतनी दूर चाहकर भी उसे देख नहीं पा रही थी। उसने माइक को फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फ़ोन लगा ही नहीं था। उसके पास माइक का पर्सनल नंबर नहीं था। वो घर के नंबर पर बार-बार फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी। शायद वहाँ कोई इंसान मौजूद ही नहीं था, इसलिए किसी ने भी उसका फ़ोन अब तक नहीं उठाया। यही वजह थी कि उसके रोने में शिद्दत आती जा रही थी। वो चाहकर भी अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। 2 बजे से पहले उन्हें फ़्लाइट ही नहीं मिली थी कि वो जल्दी अपनी माँ तक पहुँच पाती। नूर बेटा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर सफ़र में मुश्किल हो जाएगी। उसकी हालत देखते हुए असगर साहब ने उसे नींद की गोली दी थी, ताकि वो थोड़ी देर आराम कर सके, जबकि उन्हें वहाँ उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि हैदर साहब इन दिनों वहीं पर किसी मीटिंग के सिलसिले में गए हुए थे, जो खुद ही वहाँ उसे रिसीव करने वाले थे। उसे आराम करने का बोलकर वो सब लोग बाहर निकल गए, उसके पास बैठा जबकि दारम साईं उसके पास बैठा उसके बालों में उँगलियाँ चलाते हुए सिन्नान साईं के वापस आने का इंतज़ार कर रहा था, जबकि नूर नींद में जा चुकी थी। सिन्नान सिंह पेपर्स लेकर वापस आ चुका था। उसे दारम साईं के कमरे में जाना चाहा तो बाबा साईं ने बताया कि वो नूर को भी मेडिसिन देकर आए हैं, वो फ़िलहाल उनके कमरे में ना जाए। वो हाँ में सर हिलाता वापस नीचे आ गया। जरनिश उसे किचन में ही नज़र आ गई थी। उसने किचन के दरवाजे पर कदम रखा तो जरनिश ने पलट कर उसे देखा। कल रात के बाद इन दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। आ गया वापस? आए बैठे, मैं नाश्ता लगाती हूँ। सुबह बिना कुछ खाए पिए निकल गए, कम से कम नाश्ता तो करके जाना चाहिए था ना। उसके लिए कुर्सी घसीटते हुए कहने लगी। उसका अंदाज़ रात वाले अंदाज से बिल्कुल अलग था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जर्निश, मुस्कान के बारे में। उसका हाथ थामते हुए कहने लगा। जर्निश ने एक नज़र दरवाजे की जानिब देखा और फिर उसे। हम बाद में बात करेंगे सिन्नान सिंह, कमरे में चलकर। अभी आप नाश्ता कर लें, फिर नूर को जाना है। उसकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा रो रही थी। बड़ी मुश्किल से नींद की गोली देकर थोड़ी देर के लिए सुलाया है, उसे समझाते हुए बोली, और साथ ही इसके लिए खाना निकाल कर टेबल पर रखने लगी। इस वक्त वो कहीं से भी गुस्से में या फिर उससे नाराज़ नहीं लग रही थी। उसके लिए नाश्ता लगाते हुए इसने एक नज़र उसके माथे की जानिब देखा,
जबकि उसका तो सारा ध्यान जर्निश पर था। उसने हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर बिखरे हुए बालों को ठीक किया था। वो जानती थी कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह का बिखराव पसंद नहीं करता, तो वो उसके बाल भी क्यों ख़राब होने दे। लगता है सुबह से बाल नहीं बनाए आपने, कम से कम कंघी तो करके निकला करें कमरे से। वैसे भी चाचू साईं कह रहे थे कि जब से आपकी शादी हुई है आपकी ज़िंदगी की नफासत पसंदी ख़त्म होती जा रही है। वो मुस्कुराते हुए पलट गई थी, जबकि सिन्नान साईं खड़ा उसका हाथ थाम कर दोबारा अपने करीब कर चुका था। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में ज़री? क्यों तंग कर रही हो मुझे? प्लीज़ बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। कल रात तुम्हारा अंदाज़ देखकर मुझे यही लगा कि तुम मुझसे नाराज़ हो और अब क्या? अब कुछ भी कहने के लिए बाकी नहीं बचा सिन्नान साईं। आपने मुझे ही नहीं मुस्कान को भी धोखा दिया है। आपने उस मासूम की ज़िंदगी ख़राब कर दी। आपको क्या ज़रा-सा भी इस बात का दुःख नहीं है कि आपने उसके साथ क्या किया है? वो ज़ोर से उसके सीने पर हाथ मारती उससे लग हुई थी, जबकि सिन्नान साईं तो उसके पल-पल बदलते रूप को देखकर खुद भी हैरान रह गया था, जबकि अचानक उसका ध्यान दरवाज़े पर खड़ी मुस्कान की जानिब गया। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। जर्निश का पल में बदलता रूप उसे हैरान कर गया था, जबकि मुस्कान को घूरता वो तेज़ी से किचन से बाहर निकल गया था। उसको मुस्कान के वजूद से नफ़रत हो रही थी। पल-पल वो अपने उस दिन को कोसता था जब वो इस लड़की की मदद के लिए आगे बढ़ा। क्यों उसने उसकी मदद की थी? क्यों इसके दिल में उस लड़की के लिए हमदर्दी जागी थी, जो हमदर्दी के काबिल ही नहीं थी? उसका बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की को जान से मार डाले, जो उसे उसकी ज़र्नी से दूर कर रही थी। वो अब तक उसकी हर गलती को माफ़ करता आया था, लेकिन अब उसने उसकी ज़िंदगी को उसे दूर करने की कोशिश की थी। जो कम से कम सिन्नान साईं की बर्दाश्त से बाहर था। अपने कमरे में जाने की बजाय वो सीधा साहिर शाह के कमरे की तरफ चला गया था। शायद उसे उसकी मदद की ज़रूरत हो। वो खुद से जुड़े हर रिश्ते का ख़्याल रखता था, लेकिन मुस्कान से जुड़े रिश्ते को सिरे से मानता ही नहीं था। वो सिर्फ़ झूठ का सहारा लेकर उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, और वो किसी झूठे इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता था। वो भी ज़र्निश की जगह। शायद मुस्कान जानती ही नहीं थी कि उसकी ज़िंदगी में ज़र्निश की क्या जगह थी। उसने आज तक दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी से मोहब्बत नहीं की थी, और मुस्कान उसकी ज़िंदगी में ज़र्निश की जगह आना चाहती थी, और ऐसा कभी मुमकिन नहीं था। वो मुस्कान की हकीकत को सबके सामने नहीं ला पा रहा था, लेकिन ज़र्निश का अंदाज़ उसे बहुत कन्फ्यूज़ कर रहा था। वो उससे नाराज़ थी या नहीं, वो समझ ही नहीं पा रहा था। आखिर ज़र्निश के दिमाग में चल क्या रहा था, वो बस ये जानना चाहता था। आप भी मेरे साथ चलें ना, वो उसके सीने पर सर रखे मुसलसल रोते हुए उससे कह रही थी। सारी नाराज़गी, सारा गुस्सा कहीं दूर जा सोया था। दर मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, लेकिन 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर मैं वहाँ आ जाऊँगा तुम्हारे पास। तुमने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना। तुम जहाँ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि 1 हफ़्ते से पहले मेरा काम ख़त्म हो जाए। जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके माथे पर अपने लब रखते हुए उसे अपने सीने से लगाए मुसलसल समझा रहा था। उसका सर दारम के उसी कंधे पर था जहाँ उसे गोली लगी थी, लेकिन फ़िलहाल उसके लिए नूर अहमियत रखती थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका ख़्याल रखना चाहता था, उसे हर तरह की मुसीबत से दूर रखना चाहता था। दारम साईं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं जाना चाहती। उसे कहती फिर से आँखों से आँसू की बारिश बरसाने लगी। तुम्हें किस बात से डर लग रहा है दर? इंशाअल्लाह तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। डॉक्टर कोई खुदा तो नहीं होते ना, और जब तक तुम खुद वहाँ जाकर अपनी मॉम की हालत नहीं देख लेती, तब तक ये आँसू बहाना फ़िज़ूल है। मुझे यकीन है वो बेहतर होंगी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। देखो अपनी आँखों का क्या हाल कर लिया है तुमने। रो-रो कर क्या हालत बना ली है। वो उसकी आँखों पर बारी-बारी अपने लब रखता उसके आँसू साफ़ कर रहा था, लेकिन उसके आँसू साफ़ करते ही एक बार फिर से उसकी आँखों से पानी निकल आया। दर मैं कह रहा हूँ ना सब ठीक होगा, तो क्यों रो रही हो? उसे अपने सीने में भींचते हुए कहने लगा। कल तक वो उसे एक बहुत बहादुर लड़की लग रही थी, लेकिन आज उसकी बाहों में यह मासूम सी लड़की इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, उसका दिल ही नहीं कर रहा था उसको दुनिया की भीड़ में अकेला छोड़ने को। लेकिन वो भी तो मजबूर था, वो अपने गाँव वालों को छोड़कर नहीं जा सकता था, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो जितना जल्दी हो सके वो गाँव के सारे काम ख़त्म करके अपनी दर के पास चला जाएगा। उसे अकेला हरगिज़ नहीं रहने देगा। इस वक़्त सम्राट जिस भी हालत में थी, लेकिन दारम साईं के लिए वो भी काबिल यकीन हरगिज़ नहीं थी। और उसका वो शौहर और उसका वो नाम का शौहर किस तरह का इंसान था, दारम बहुत अच्छे तरीके से जानता था। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन उसने कुछ वक़्त पहले ही निकलवाई थी, जब दर ने उससे तलाक की डिमांड की थी, और अभी तक उसके बारे में से यही पता चला था कि वो अपने भांजे की दौलत पर पल रहा है। यहाँ तक कि वो घर भी उसके भांजे का था, और जो काम बिज़नेस के नाम पर वो सरअंजाम दे रहा था, वो भी उसके भांजे का ही था, और उसके लिए वो शख्सियत पार के लायक हरगिज़ नहीं था। ऐसे में नूर को अकेले बेचना उसे ठीक तो नहीं लग रहा था, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी, वरना नूर को कभी भी खुद से अलग नहीं होने देता। फ़िक्र करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है बेटा साईं, तुम्हारे चाचू साईं हैदर वहीं पर हैं, और एयरपोर्ट पर वही तुम्हें रिसीव करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार था, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। उनका कहना है इतना लंबा सफ़र करना मेरे लिए बेहतर नहीं। इसी वजह से मैं पहले भी तुम्हें लेने नहीं आ सका था, लेकिन इस बार मैं खुद सच में तुम्हारे साथ चलना चाहता था। तुम्हें इस तरह अकेले भेज देना मुझे ठीक नहीं लग रहा। बाबा साईं उससे मिलते हुए बोले थे। उसकी हालत देखकर वो पुरानी सारी बातें भुला चुके थे।
आप फ़िक्र ना करें बाबा, सही में अपना ख़्याल रखूँगी, वो उन्हें समझाते हुए बोली। सबसे मिलकर घर से एयरपोर्ट के लिए रवाना होने लगी। दारम साईं उसके साथ ही था। वो अभी तक उसे यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर उसके पास आ जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी उसके आँसुओं में कमी नहीं आ रही थी। इस घर को और घरवालों को छोड़कर जाना उसे बहुत अजीब लग रहा था। अंदर एक अजीब-सी बेसुकूनी थी, एक अजीब डर था। वो इतनी ज़्यादा क्यों घबराई हुई थी, वो नहीं जानती थी। लेकिन अपनी माँ को खोने से ज़्यादा उसे आज इन सब रिश्तों को खो जाने का खौफ था। वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, वहाँ पहुँचते ही मुझसे फ़ोन पर बात कर लेना। चाचू साईं को बता दिया है, तुम्हारे जाने के वक़्त वो तुम्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने आ जाएँगे और वही तुम्हें घर पर भी खुद ही छोड़ कर आएँगे। तुम मुसलसल उनके साथ राब्ते में रहना। चाचा साईं तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकते क्योंकि इन लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात खुशगवार नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तो वो तुम्हारा ख़्याल रखने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम बस उनसे राब्ते में रहना और यहाँ से जाते ही सबसे पहले मुझे कॉल करना ताकि मुझे कुछ सुकून हो और 1 हफ़्ते से पहले-पहले मैं अपना सारा काम निपटा कर तुम्हारे पास वहाँ आ जाऊँगा। वादा करें आप ज़रूर आएँगे दारम साईं, आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? उसका हाथ थामते हुए उससे वादा माँग रही थी, जबकि दारम हैरानगी से देख रहा था। ये वही लड़की थी जो कल तक उसे तलाक माँग रही थी और आज इस हद तक खौफ़ज़दा। मेरी जान, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूँगा? क्या हो गया तुम्हें? वादा है कि क्या हो गया है तुम्हें? मेरा वादा है कि मैं 1 हफ़्ते से पहले-पहले तुम्हारे पास वहाँ पहुँच जाऊँगा। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अपना ख़्याल रखना, वहाँ पर भी तुम अकेली नहीं होगी। चाचू साईं तुम्हारे साथ होंगे। तुम्हें जब भी किसी अपने की ज़रूरत हुई, तो चाचू साईं को फ़ोन कर लेना। वो प्यार से समझाते हुए उसके माथे पर बोसा देता, उसे एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए कह रहा था। जबकि न जाने क्यों उसके हाथ-पैर काँप रहे थे। वो आहिस्ता-आहिस्ता कदम अंदर की जानब बढ़ाने लगी, तो उसका दिल एक बार फिर से सूखे पत्ते की तरह काँपने लगा। उसका सारा वजूद लरज़ रहा था। उसका कदम आगे उठाने का दिल ही नहीं चाह रहा था। उसे मुड़कर देखा तो दारम अभी वहीं खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। वो उल्टे कदम वहीं से लौटी और भागते हुए उसके सीने से आ लगी। दारम साईं, मुझे लेने के लिए आइएगा, आपका इंतज़ार करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए आप ज़रूर आइएगा। वो जिस तेज़ी से उसके करीब आई थी, उसी तेज़ी से उसके दिल में हलचल मचाती, उससे दूर होती निगाहों से ओझल हो गई थी। जबकि दारम कितनी देर उसे खुद से दूर जाते हुए देखता रहा। दिमाग पर बहुत सारी सोचें सवार थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर नूर को हुआ क्या है? वो इतनी ज़्यादा क्यों घबराई हुई है? आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ तो था जिसे लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन वो उसे कुछ भी बता नहीं रही थी। वो सारे रास्ते रोते ही रही थी। उसका दिल इतना क्यों घबरा रहा था, वो नहीं जानती थी, लेकिन दारम साईं से दूर होना उसके लिए सुहाने रूह था। वो इतने वक़्त से उससे नाराज़गी का इज़हार कर रही थी, उससे दूर भाग रही थी। लेकिन कब तक वो भागती अपनी ही मोहब्बत से दूर, जबकि उसका दिल जानता था कि वो सिर्फ़ उसकी है। उसे यकीन था कि दारम साईं उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन न जाने आने वाला वक़्त इनकी ज़िंदगियों में क्या तूफ़ान लाने वाला था, इन दोनों की ज़िंदगी में क्या होने वाला था। वो दोनों ही इंसान थे, बस पता था तो सिर्फ़ इतना कि कुछ तो गलत होने वाला है और बहुत गलत होने वाला है। शायद यही वजह थी कि आने वाले वक़्त को लेकर दर बहुत ज़्यादा परेशान थी। अंदर बस एक डर था कि कुछ ऐसा होगा कि वो अपने दारम से दूर हो जाएगी। इतने दिनों से उसके सामने वो अपना कौन-सा रूप पेश कर रही थी, उससे तो वो खुद भी अनजान थी। लेकिन वो मजबूर थी अपने दारम साईं की ज़िंदगी के लिए, उसे वो बनना पड़ रहा था, जो वो कभी भी नहीं बनना चाहती थी। लेकिन इसके बावजूद भी दारम ने उससे नफ़रत नहीं की थी और ना ही उसकी मोहब्बत में कोई कमी आई थी, बल्कि उसने साबित किया था कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है, उसके हर रूप से मोहब्बत करता है। वो चाहे उससे नफ़रत जताए या उसे धुतकारे, उसकी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आएगी। कितनी खुशनसीब थी कि उसे इतना चाहने वाला शौहर मिला था, जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन उसकी ये खुशनसीबी क़यामत नहीं थी। वो चाहकर भी उसे कुछ नहीं बता सकती थी। अगर दारम साईं को इस चीज़ की भनक भी लग जाती ना, तो न जाने क्या कर बैठता। और फिर बीन क्या करता? उसे नहीं याद पड़ता था कि उसने कभी बीन के जज़्बात को हवा दी या उससे मिली थी या उससे खुलकर बात की थी। उसने कब उससे अपनी मोहब्बत का इज़हार किया था? वो कौन से चाहतों और वादों की बात कर रहा था? उसने कभी भी उसके लिए ऐसे जज़्बात नहीं रखे थे, बल्कि वो तो उससे इतनी नफ़रत करती थी कि उसका चेहरा देखकर मुँह फेर लेती। तो फिर बीन ने कैसे अपने पास से इतनी बड़ी कहानी बना ली थी? वो जानती थी कि इस समय बेकसूर वो भी नहीं थी। उसने समला के कहने पर बीन और माइक के सामने झूठ बोला था। 5 माह पहले उसने समरा को बस इतना ही कहा था कि वो दारम साईं से तलाक नहीं चाहती, चाहे कुछ भी हो जाए और दारम को छोड़कर वापस नहीं आएगी। लेकिन अब जब उसे ये पता चला कि माइक समरा पर दिन-रात जुल्म कर रहा है, उसे वापस बुला रहा है, तो समरा ने ही उससे ये कहा था कि अपनी माँ की खातिर वो माइक के सामने बस इतना कह दे कि वो दारम को धोखा दे रही है। वरना माइक और बीन मिलकर उसे जान से मार डालेंगे और अपनी माँ की खातिर बस इतना कह दे कि वो सिर्फ़ अपनी दौलत के लिए वहाँ रुकी हुई है और जितना जल्दी हो सके वापस आ जाएगी। अपनी माँ की जान बचाने की खातिर उसे इतना बड़ा झूठ बोल दिया था, लेकिन फिर ये झूठ रुका नहीं, बल्कि माइक हर दूसरे-तीसरे दिन बीन को साथ रखकर समरा से उसे ज़बरदस्ती फ़ोन करवाता और फिर वही सारी बातें सुनकर खुद को पुरसुकून करता। उस रात जब दारम ने उनकी बातें सुनी थी,
उस रात उसका फ़ोन आया था। वो जानती थी दारम साईं को तो बाद में सब हकीकत समझा लेगी, लेकिन अगर उसने यहाँ ये कह दिया कि वो सिर्फ़ ड्रामा कर रही है, झूठ बोल रही है, तो बीन और माइक उसकी माँ को मार डालेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया था। उन दोनों ने मिलकर उसकी माँ को इस हाल में पहुँचाया था। वो जानती थी जिस तरह से सब सच जानकर इन दोनों ने दारम साईं को 2 बार मारने की कोशिश की थी, इसी तरह वो समरा को भी मार देना चाहते थे और अब वो लोग हकीकत से भी वाकिफ़ हो चुके थे। ये जानने पर कि नूर इन लोगों के साथ झूठ बोल रही थी। वो कभी भी दारम साईं से तलाक लेकर नहीं आने वाली, बल्कि इन लोगों के साथ सिर्फ़ ड्रामा कर रही है। इन लोगों ने दारम पर जानलेवा हमला करने की धमकियाँ देना शुरू कर दी। पहले तो वो इन लोगों की धमकियों में हरगिज़ नहीं आई थी, लेकिन दारम साईं की खून-आलूद शर्ट को अपने ही बेड पर पड़े देखकर उसे इन लोगों की नीयत पर यकीन करने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगा था और फिर सिर्फ़ 2 ही दिनों के बाद उन्होंने दारम पर जानलेवा हमला करते हुए उसकी गाड़ी की ब्रेक फ़ेल कर दी और फिर साहिर रद्दा की शादी वाले दिन उस पर जानलेवा हमला करने वाला वो शूटर लंदन से ही आया था, जो कि बीन का बचपन का दोस्त था। बीन ने खुद ही उसे उसके बारे में बताया था। यहाँ तक कि वो उसकी शक्ल से भी वाकिफ़ थी। उसे तो वो खुद भी कई दफ़ा देख चुकी थी। बीन जब बचपन में उनके घर आता था, उसका वो दोस्त उसके साथ ही होता था, लेकिन उसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि बीन की दोस्ती इस तरह के लोगों से है। वो अपने दारम साईं को खो नहीं सकती थी, इसलिए दारम के सामने झूठ कबूल करने की बजाय उसे झूठ की कहानी बनाकर उसके सामने पेश की। उसने दारुन के दिल को दुखाया था, लेकिन इस कहानी को ज़्यादा देर चला नहीं सकी। बीन और माइक को सब कुछ पता चल गया और अब वो दारुन को जान से मारने की धमकियाँ दे रहा था। और ये सब कुछ उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ समरा के कहने पर किया था ताकि वो उसकी जान बचा सके। लेकिन अब बात सिर्फ़ समरा की नहीं बल्कि दारुन साईं की ज़िंदगी पर भी आ गई थी। और उसे समरा से कहीं ज़्यादा अपने शौहर अज़ीज़ था। आज बहुत कोशिश के बावजूद भी वो दारुन को कुछ नहीं बता सकी थी। वो उसे सब सच बता देना चाहती थी। यहाँ से जाने से पहले जो कुछ था वो सब दारुन से शेयर करना चाहती थी। लेकिन अंदर कहीं न कहीं ये डर भी था कि ये ना हो कि जब दारम को ये सब कुछ पता चले, वो लोग समरा को जान से मार डालें। वो माँ और शौहर के बीच पूरी तरह से पिस कर रह गई थी। वो ना तो समरा के लिए बुरा चाहती थी और ना ही दारम साईं को खुद से दूर करने के बारे में सोच सकती थी। यही वजह थी कि वो दारम से कुछ भी कहे बगैर खामोशी से आ गई थी और अब वो नहीं जानती थी कि वो वापस जा भी पाएगी या नहीं। इसलिए उसने कहा था दारम को कि वो उसे लेने के लिए ज़रूर आए। ज़ाविश यार कहाँ हो? आओ ये शर्ट के बटन तो ठीक कर दो, मुझसे खोले नहीं जा रहे हैं। मुझे गर्मी लग रही है इस शर्ट में। वो कितनी देर से कमरे में अपनी शर्ट के बटनों के साथ जंग कर रहा था, जो बहुत कोशिश के बावजूद भी उससे खुल नहीं रहे थे। पहले तो उसने सोचा कि वो कर लेगा, लेकिन जब वो बटन को हाथ लगाता, उसके हाथ में करंट सा निकलता। अब आखिर हार कर उसने ज़ाविश को आवाज़ देना शुरू की। क्यों चला रहे हैं? आ रही हूँ मैं, क्या हो गया? वो तेज़ी से कमरे में दाखिल होते हुए उसे पूछने लगी, जो अपनी ही शर्ट में बुरी तरह से उलझा हुआ था। हुआ नहीं, होने वाला है। अगर ये शर्ट नहीं उतरी ना मेरे जिस्म से तो मैं इसे अभी फाड़ कर फेंक दूँगा, बल्कि इसके टुकड़े-टुकड़े करके आग लगा दूँगा। वो गुस्से से बोला था, जबकि उसके यूँ गुस्सा होने पे ज़ाविश की हँसी निकल गई। मतलब कि उसके गुस्सा होने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं थी, वो बेजान चीज़ों पर भी अपना गुस्सा निकाल सकता था। और इस वक़्त जो शर्ट उसने पहन रखी थी, वो तो उसकी तकरीबन मोस्ट फ़ेवरेट शर्ट्स में शामिल होती थी। मैं तो पूछती हूँ आपने सुबह इसके बटन कैसे लगाए थे कि अब आपसे इसके बटन्स ही नहीं ओपन हो रहे? वो इसकी शर्ट के बटन खोलते हुए उससे सवाल करने लगी। सुबह तो तुम भाग गई थी ना, तो तुम्हें क्या लेना-देना मैंने कैसे बंद किए थे? फ़िलहाल खोलो इन्हें। वो गुस्से से उसे कहता नाराज़गी जताने लगा, यानी कि सुबह भी उसने एक जंग लड़ी थी। मैं भागी नहीं थी, आपके लिए सूप बनाने गई थी। वो भी तो मेरी ज़िम्मेदारी है ना? उसकी नाराज़गी दूर करते हुए कहने लगी। तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुम मेरे पास रहो, मेरी आँखों के सामने रहो। सारा दिन किचन में घुसे रहना तुम्हारी ज़िम्मेदारियों में शामिल नहीं होता। तुम्हें सूप बनाने के लिए नहीं लाया मैं इस कमरे में और ऊपर से तुमने जो सत्यानाश कर दिया है, वो झंझलाया हुआ कहने के साथ अपनी शर्ट भी उतार रहा था। मैंने क्या सत्यानाश कर दिया है? वो हैरानगी से पूछने लगा। वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो जो तुमने लिया था 26 दिन का मुझसे दूर रहने के लिए, वो याद दिलाते हुए बोला। ज़ाविश का दिल चाहा कि वो हँस-हँस कर लूट-पुट हो जाए। साहिर साईं वो सत्यानाश नहीं संन्यास था, वो उसे समझाते हुए बोली। लेकिन यहाँ उसकी बात को समझना ही कौन चाहता था? जो भी था दफ़ा करो, 26 दिन तो फिर भी दूर ही रहना है ना तुमने मेरे लिए, तो सत्यानाश ही था। इसलिए ज़्यादा मेरे सामने फ़िज़ूल बोलने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी शर्ट निकाल कर लाओ और पहनाओ मुझे, बल्कि शर्ट रहने दो, कुर्ता निकालो। वैसे भी अब थोड़ी देर आराम करूँगा और तुम भी कमरे से बाहर नहीं निकलना। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर तुमने कमरे से बाहर कदम निकाले तो पैर काट दूँगा। साहिर साईं आप आराम करेंगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? बकवास करके आपका दिमाग ख़राब करूँगी? आपने तो मेडिसिन ली है इसलिए आपको नींद आ रही है, लेकिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही और ना ही मुझे जल्दी सोने की आदत है। मैं जाकर कोई नॉवल वग़ैरह पढ़ लूँगी। वो उसे देखते हुए बोली। उसे जल्दी सोने की आदत तो हरगिज़ नहीं थी और फिर साहिर की मौजूदगी से कन्फ्यूज़ भी करती थी। देखो लोमड़ी, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी बकवास और तुम्हारी अक्लमंदाना बातों पर भी मेरा हक है। तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम मुझे एंटरटेन करो। ये जो तुम फ़िज़ूल हरकतें करके बाकियों को खुश करती हो ना, मत किया करो। मुझे पसंद नहीं है। ये सारी हरकतें तुम मेरे सामने किया करो। तुम्हारी बातों पर हँसने का, तुम्हें डाँटने का सिर्फ़ मेरा हक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सारी बेवकूफ़ियाँ मेरे सामने करो। अपनी जोकर जैसी हरकतें करके तुम मुझे एंटरटेन
किया करो, बाकियों को नहीं। उसे देखते हुए बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोल रहा था, जबकि जावेश जो कि उसकी तरफ से किसी रोमांटिक किस्म के जुमले का वेट कर रही थी कि शायद वो कहेगा कि तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आएगी, तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिलेगा। उसकी बात पर वो मुंह बसोर कर रह गई। और वैसे भी तो तुमने मुझे कहा था तुम गाना सुनाओगी, चलो आज मैं तुम्हें मौका देता हूँ, मुझे गाना भी सुनाओ और डांस भी करके दिखाओ। उसके हाथ से कमीज़ पहनने में मदद लेता उसे नया ऑर्डर सुना चुका था, जबकि उसे कुर्ता पहनने में मदद देते हुए जाविश की निगाहें मुसलसल झुकी हुई थी। मुझे नहीं आता गाना और ना ही मुझे डांस करना आता है, और मैं आपकी इंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं करने वाली। जा रही हूँ मैं कमरे से बाहर, मैं जोकर हूँ ना, अब ये जोकर आपको कभी तंग नहीं करेगी। वो गुस्से से नाक सुकेड़ती कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक जाहिर ने उसका बाजू थामकर उसे अपनी जानब खींचा। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे सन्यास का सत्यानाश कर दूँ तो मुझे इंटरटेन करो, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, और अगर मैंने अपनी इंटरटेनमेंट के लिए कुछ किया तो तुम मुँह छुपाती फिरोगी। उसे साफ सुथरी धमकी दे रहा था, जो सुनकर जाविश के कान लाल हो गए थे। हैदर चाचू साईं उसे एयरपोर्ट पर ही मिल गए थे। वो ना जाने कब से उसके साथ आने का इंतज़ार कर रहे थे। वो भागती हुई उनके सीने से जा लगी थी। बेटा साईं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आओ मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूँ। क्या तुम्हें पता है कि वो कौन से हॉस्पिटल में है? इस वक्त वो उससे सवाल करने लगे तो दर्द ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं चाचू साईं, मुझे नहीं पता कि वो कौन से हॉस्पिटल में है। आप मुझे उनके घर छोड़ दें, आगे मैं सब खुद संभाल लूँगी। वो उनके साथ बाहर आते हुए कहने लगी तो चाचू साईं हाँ में सर हिलाकर उसे गाड़ी में बिठाते अपने साथ ले गए। थोड़ी ही देर में वो उस जगह पर पहुंच आए थे। ड्राइवर बाहर ही खड़ा था। चाचू साईं आप जाएं, आगे मैं देख लूँगी। अगर कोई मसला हुआ तो आपसे फ़ोन पर राब्ता कर लूँगी। वो गाड़ी से उतरते हुए उन्हें मुतमईन करने लगी। ठीक है बेटा साईं, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। अगर कोई भी मसला हुआ तो मुझे बता देना, मैं खुद आ जाऊँगा। वो उससे मिलते हुए वहाँ से जा चुके थे। दर कितनी ही देर उन्हें जाते हुए देखती रही, फिर अपना बैग उठाकर अंदर की जानब आ गई। ये पलवशा कहाँ गायब है? कब से ढूंढ रहा हूँ, ये कपड़े ही इस्त्री कर दे। सरमद शाह कब से पलवशा को आवाज़ दे रहे थे, लेकिन न जाना ये लड़की कहाँ चली गई थी। मामू साहब, पलवशा को नौकरी से निकाल दिया गया है। मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि वो साहिर अद्दा के कमरे में चोरी करते हुए पकड़ी गई। खैर ये कपड़े आप मुझे दे, मैं जरनिश भाभी साईं को कहता हूँ, वो कर देंगी। उनसे कपड़े लेता तेज़ी से नीचे जाने लगा कि सरमद शाह बोले, हाँ, ये लड़की कुछ दिन पहले भी जब साहिर साईं को गोली लगी थी उनके कमरे में थी। मैंने पूछा तो कह रही थी लाइट बंद करने गई थी। मुझे भी उसकी नीयत पर शक था। मैं बताने वाला था, मेरे ज़हन से निकल गया। पता नहीं भाभी साईं देखकर क्यों नहीं रखती मुलाज़िमों को। एक तो पेठान लड़की पता नहीं क्या-क्या बोलती रहती थी। ऊपर से काम-काज में भी एक नंबर की निकम्मी थी। उसकी तो बातों की भी समझ नहीं आती। अच्छा किया जो निकाल दिया है। मेरे कपड़े दे दो किसी को इस्त्री करने के लिए, मैं ज़रा गाँव की सैर को निकलूँगा। वो उससे कहते हुए पलट गए, जबकि आरिज़ साईं उनके आखिरी जुमले पर अटका हुआ था कि कुछ दिन पहले भी पलवशा ने साहिर साईं के कमरे से कुछ चोरी करने की कोशिश की थी। आज तो खैर घर में अच्छा खासा हंगामा हुआ था। ये लड़की दिन दिहाड़े चोरी करते हुए पकड़ी गई थी, और आज भी ऐसा ही हुआ था। जब सब लोग नूर से मिलने दरवाजे तक आए थे तब पलवशा ने यही हरकत दोबारा की थी। वो कमरे में आया तो जरनिश कपड़े निकाल चुकी थी। जरनिश की मुस्कुराहट पर वो बिना कुछ बोले उसके हाथ थामे उसे बेड पर बिठाता खुद वहीं ज़मीन पर बैठ गया था। ज़री, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हर बार वो मुस्कान कहीं न कहीं से बीच में आ जाती है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता पा रहा। मैं सब जानती हूँ सिन्नान साईं, ये दुनिया इधर की उधर हो जाए तब भी मुझे पूरा यकीन है कि आप कभी गलत नहीं हो सकते। और ये मुस्कान झूठ बोल रही है, मैं जानती हूँ। मुझे खुद से ज़्यादा आप पर यकीन है, लेकिन आप नहीं जानते कि ये मुस्कान यहाँ आपके लिए नहीं आई, बल्कि इसका यहाँ आने के पीछे कोई और मकसद है। कुछ दिन पहले मैंने मुस्कान को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुना था, और उससे कहा था अगर किसी को शक हो गया तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ सिर्फ़ अपने मकसद के लिए आई है। अगर किसी ने भी उसकी हकीकत को पकड़ लिया तो हवेली से जनाज़े उठेंगे। उसने कहा है कि उसका शिकार सिर्फ़ साहिर अद्दा साईं है, और मुझे तो लगता है कि साहिर अद्दा साईं पर हमला करवाने वाली भी वही है। मैंने यह बात आपको बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान कहीं न कहीं से बीच में आ जाती थी। उसके सामने आपसे इस तरह से बात कर रही हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि वो क्या मकसद लेकर हवेली में आई है। पता नहीं उसकी हम लोगों के साथ क्या दुश्मनी है, लेकिन मैं अपने भाई को कुछ भी होते हुए नहीं देख सकती। उसके हाथ अपने हाथों में थामते हुए बेसाख्ता उसकी आँखों से आँसू गिरे तो सिन्नान ने उसे थाम कर अपने सीने से लगा लिया। मुस्कान इस घर में किस मकसद से आई थी, लेकिन साहिर साईं के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी, ये तो सिन्नान भी नहीं जानता था। वो भी दरवाजे पर खड़ी थी जब उसे अंदर से कहकों की आवाज़ सुनाई दी। उसके कदम वहीं रुक गए। अंदर से उसे माइक और बीन के हंसने की आवाज़ आ रही थी। तो क्या वो उसकी माँ को ख़त्म करके उसकी मौत पर जश्न मना रहे थे? उसका दिल काँप रहा था। उसे डर लग रहा था अपनी माँ की ज़िंदगी का सोचकर। उसे इन लोगों से खौफ़ महसूस हो रहा था। तो क्या इन लोगों ने अपनी धमकियाँ सच कर दिखाई थीं? क्या वो उसकी माँ की जान ले चुके थे? वो आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाते अंदर की जानब बढ़ने लगी। अंदर से आने वाले कहकों की आवाज़ में एक औरत की आवाज़ भी शामिल हो चुकी थी। नूर को ज़्यादा वक़्त नहीं लगा, वो उसकी माँ की आवाज़ थी, और फिर अगले कदम के साथ वो उसके सामने थी, बिल्कुल सही सलामत सोफ़े पर बैठी, आराम से बातें करती, हँसती खिलखिलाती। तो फिर एक्सीडेंट किसका हुआ था?
कौन था मौत के मुंह में? डॉक्टर ने किसकी ज़िंदगी ख़त्म होने की खबर सुनाई थी? तो क्या 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 उसके साथ धोखा हुआ था? इस धोखे में उसकी माँ भी शामिल थी। उसका दिल चाहा वो यहीं से लौट जाए और वो ऐसा कर भी गुज़रती अगर उसकी माँ की नज़र दरवाज़े की तरफ न उड़ती। माइक, मैंने कहा था ना तुमसे मेरी बेटी आ जाएगी। देखो मेरी बेटी आ गई। मैंने कहा था ना मेरी बेटी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। देखो उसने साबित कर दिया कि ये मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। मेरी मौत की खबर सुनते ही वो भाग कर चली आई। समरा तेज़ी से उड़ते हुए उसके पास आई और उसे खुद में बींच लिया, लेकिन दर्द से उससे मोहब्बत का मुज़ाहिरा भी ना हो सका। वो लम्हे में उसके बाजू का हिसार तोड़ती उससे अलग हुई थी। ये सब कुछ क्या है मॉम? आपका तो एक्सीडेंट हुआ था, आप तो हॉस्पिटल में थी, लेकिन यहाँ तो आप बिल्कुल सही सलामत हैं। तो क्या मुझे यहाँ बुलाने के लिए आप लोगों ने झूठ बोला? आपको शर्म नहीं आई मेरे साथ इतना गंदा खेल खेलते हुए? आपके वजूद से उलझन हो रही है मुझे। मैं एक और सेकंड यहाँ नहीं रहना चाहती। वो उसे ऐसे कहते ही वहाँ से निकलने ही वाली थी कि उसे अपना हाथ सख्त गिरफ्त में महसूस हुआ, जिसे छुड़वाते हुए उसने अगले ही लम्हे माइक के मुँह पर एक ज़ोरदार तमाचा लगाया था। खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। कोई लावारिस बेसहारा तुम्हारे घर पर पड़ी लड़की नहीं हूँ मैं, जिसे तुम जब चाहे छू सकते हो। धर्मशाह की बीवी हूँ। मुझे हाथ तो क्या, आँख उठाकर देखने वाले की आँखें नोच लेगा वो। अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो दूर रहो मुझसे, वरना दूसरी सांस लेने के काबिल नहीं बचोगे। वो गुस्से से पीछे की जानब धक्का देती तेज़ी से वहीं से दरवाजे की जानब बढ़ गई थी। वो एक सेकंड तक नहीं रुकना चाहती थी। इन लोगों ने उसे धोखा दिया था और इस धोखे में उसकी माँ भी शामिल थी। शायद वो जो इतने अरसे से ये समझ रही थी कि उसकी माँ की ज़िंदगी खतरे में है, ये भी एक झूठ था। उसने सोच लिया था वो यहाँ से कैसे भी अपने हॉस्टल जाएगी और वहाँ से हैदर चाचू को फ़ोन करके उन्हें वापस बुला लेगी। उसकी माँ उसके साथ ऐसा करेगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। सिर्फ़ दौलत के लिए क्या लोग इतना गिर सकते हैं? उनकी बेमुरव्वती पर उसकी आँखों में एक आँसू ना था। शायद वो उस यहाँ उसके पास मोहब्बत में नहीं हमदर्दी में आ रही थी। शायद उसे पहले ही पता था कि उसकी माँ उससे ज़्यादा दौलत और इस्माइल से मोहब्बत करती है, कि उसके लिए तो उसके दिल में कभी भी कोई जज़्बात थे ही नहीं और आज उसके दिल में भी उसके लिए बचे-कुचे जज़्बात मर चुके थे। उसकी माँ कितने वक़्त से धोखा दे रही थी, ये सोच ही उसका दिल दुखाने के लिए काफ़ी थी। सिन्नान साईं बहुत परेशान था। आखिर मुस्कान के यहाँ आने के पीछे क्या मकसद था? उसकी साहिर साईं से क्या दुश्मनी थी? ज़रनिश को तो वो पुरसुकून करके सुला चुका था, लेकिन मुस्कान का सोच-सोच कर उसे नींद नहीं आ रही थी। क्या उसके साथ निकाह के पीछे भी कोई राज़ छुपा था? क्या उसे शादी करने के पीछे की वजह इस हवेली में आना था? अगर ऐसा था तो वो 3 साल तक खामोश क्यों रही? उसने कभी उसे हवेली लाने के लिए क्यों नहीं कहा था? सिनान को जिस बात को लेकर हैरानगी थी वो ये थी कि साहिर शाह की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, तो फिर एक लड़की का उसके घर में सिर्फ़ उसकी जान लेने के लिए आना, ना सिर्फ़ हैरानकुन था बल्कि बहुत अजीब भी था। मुस्कान को 3 सालों से जानता था, उसके अंदाज़ से, उसकी बातों से उसने कभी भी साहिर का नाम नहीं सुना था और ना ही उसने कभी उससे पूछा था कि साहिर कौन है या साहिर नाम का इंसान उसके घर में रहता है। तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो सिर्फ़ साहिर साईं की जान लेने उनके घर में आई हो? लेकिन ये बात भी मानने वाली थी कि मुस्कान के आने से पहले इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ था, जो भी हुआ था, मुस्कान के आने के बाद ही हुआ था और अब उसे भी मुस्कान पर शक हो रहा था। मुस्कान कैलाश कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, जो कि पठान लोग थे, तो मुमकिन था कि साहिर पर जिन पठानों ने हमला किया, वो मुस्कान के घर में ही कोई हो। सिनान को याद था वो सिर्फ़ मुस्कान के 2 भाइयों के अलावा बाप और चचा से ही मिला था। चंद दिन जब वो वहाँ उनके घर पर रहा था, ये 4 लोग बारी-बारी उससे मिलने और बातें करने के लिए आते थे। रात देर तक उनके साथ उसकी महफ़िल लगी रहती थी। लेकिन ये जो लोग हमला करने आए थे, ये वो लोग नहीं थे जिन्हें सीसीटीवी कैमरा में उसने उन्हें देखा था। इन सब लोगों ने अपने चेहरे छुपा कर रखे थे, लेकिन फिर भी इसे वो लोग नहीं लग रहे थे। अगर ये वही लोग होते तो इनकी जिसामत से अंदाज़ा लगा लेता, लेकिन ये वो लोग ही नहीं। ये तो प्रोफ़ेशनल ट्रेन्ड लोग लगते थे, जैसे इनको इस काम के लिए ट्रेन किया गया हो। उन्हें हर चीज़ के लिए तैयार किया गया, लेकिन बात फिर भी वहीं पर थी कि मुस्कान की आखिर साहिर के साथ क्या दुश्मनी थी। उसे यकीन था कि ज़रनिश ने अपने कानों से जो सुना है वो सब हकीकत है और अब वो सोच रहा था कि वो इस बारे में किसको बताए, क्योंकि इस बात को सिर्फ़ अपने आप तक रखना एक बेवकूफ़ी थी। साहिर साईं, वो काफ़ी कन्फ्यूज़ उसे देख रही थी। क्या जल्दी करो लोमड़ी, मुझे सोना भी है। सारी रात क्या मैं अभी तुम्हारे गाने और डांस का इंतज़ार करता रहूँ? जल्दी करो, मैंने मेडिसिन ली है। वो ज़रा सख्ती से बोला। हाँ, तो आप सो जाएँ, मैं कल करके दिखाऊँगी। अभी तो मुझे कुछ स्टेप भी नहीं आता। कल तक ना मैं प्रैक्टिस कर लूँगी और फिर मैं आपको बहुत, बहुत, बहुत अच्छा-सा डांस करके दिखाऊँगी। उसने दाँत दिखाते हुए कहा। अच्छा चलो, क्या याद करोगी? कल तक का वक़्त दे रहा हूँ। खैर अभी आओ मेरे पास। वो उसकी बात मानकर उसे अपने पास बुलाने लगा। पास क्यों आऊँ? आप तो सोने वाले थे ना? उसका दिल लम्हे में बेतरतीब हुआ तो जल्दी से उससे कहने लगी, लेकिन साहिर की सख्त निगाहों ने उसे मुँह बंद करने और पैर चलाने पर मजबूर कर दिया था। ज़ुबान चलाने के लिए नहीं कहा, जल्दी आओ यहाँ। उसने बाकायदा मुँह से भी अपनी आँखों वाली बात दोहराई तो वह जल्दी से उसके पास आ गई। उसका हाथ अपने हाथ में थामते हुए उसे बेड पर खींचकर अपने बराबर लिटा चुका था। साहिर साईं,
चुप, आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, आराम करना चाहता हूँ मैं। एक तो बीवी ऐसी मिली है जो एंटरटेन भी नहीं करती, बोरिंग लोमड़ी। उसके माथे पर अपने लब रखते हुए वो उसके गालों पर अपनी घनी मूंछों की चुभन का लम्स छोड़कर उसके लबों की जानब आया था। सो जाएं प्लीज़, उसने इल्तिजा की थी, जबकि वो उसकी बात को सिरे से नज़रअंदाज करता उसके नाजुक गुलाबी लबों को अपने लबों में कैद कर चुका था। कितनी देर खामोशी रक्स करती रही, वो उसके चेहरे पर झुका दुनिया बुला चुका था। ना कोई सख्ती, ना कोई ज़िद, वो सिर्फ मोहब्बत थी, उसके लबों को गुलजार कर रहा था। जबकि ज़ाविश खामोशी से उसकी पनाहों में पड़ी उसके लम्स में अपनी सांसें ले रही थी। उसने ज़ाविश के लबों को अपनी कैद से आज़ाद किया और उसका सुर्ख गुलाब होता चेहरा देखा। उसी लम्हे उसने भी आंखें खोली, उस ज़ाहिर को खुद पर साया करते देखकर फिर नज़रें झुका गई थी। ज़ाहिर के लबों पर दिलफ़रेब मुस्कुराहट आई और इसी मुस्कुराहट ने शायद ज़ाविश के लबों को भी छू लिया था। उसके लबों पर शर्मीली सी मुस्कान देखकर वो बेखुद होता फिर से उसके लबों पर झुक गया। इस बार अंदाज में नरमी नहीं थी, इस बार शायद वो उसे खुद से दूर रहने की सज़ा दे रहा था। रफ्ता रफ्ता उसकी सांसों को पीकर वो उसको जैसे खुद में कैद कर लेना चाहता था। उसके अंदाज पर ज़ाविश घबराई, वो जज्बाती होता जा रहा था। ज़ाविश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश की, जो नाकाम ठहरी। लेकिन फिर अपनी प्यास बुझाकर वो खुद ही उससे अलग होते हुए सिगरेट सुलगा गया था। उससे कुछ फासले पर वो खामोशी से छत को घूर रहा था। जब उसने दूसरे हाथ से उसे अपने पास बुलाया, वो बिला चूचरा उसके सीने पर सर रखती आंखें बंद कर गई थी। उसे यकीन था वो कभी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ज़ाविश के जज्बात उसके लिए अहमियत रखते थे और एक लड़की को और क्या चाहिए था। साहिर सही, उसे अचानक कुछ याद आया था। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, साहिर बोल पड़ा, चुप करके सो जा लोमड़ी, क्यों मेरे जज्बात में आग लगा रही हो? क्या ये 26 दिन का सत्यानाश पूरा करने का इरादा है तुम्हारा? बिल्कुल सीरियस अंदाज में एक लंबा कुछ लेता उसे सवाल करने लगा तो ज़ाविश बिना कुछ बोले दोबारा उसके सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर चुकी थी, जबकि साहिर उसकी इस हरकत पर मुस्कुराते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में उंगलियां चलाता शायद अपना सुकून तलाश कर रहा था। मुझे ये बात साहिर साईं को बतानी चाहिए। ये पलवशा आखिर उनके कमरे में क्या कर रही थी और कमरे से क्या क्या चोरी कर चुकी है? भला उसे साहिर साईं के कमरे से ही चोरी करने की क्यों सूझी? ये लड़की पलवशा कहाँ से और क्यों आई है कोई नहीं जानता। कहीं इसको साहिर साईं के इस दुश्मन मर्दान खान ने तो नहीं भेजा था। कहीं मर्दान खान के खिलाफ वो सबूत तो नहीं लेने आई थी जो साहिर साईं के पास थे। मुझे साहिर साईं को बताना होगा इससे पहले कि वो लड़की यहाँ से दूर चली जाए। इस वक्त उनके कमरे में जाना मुनासिब नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँ? उसने कुछ सोचते हुए अपना फ़ोन निकाला और फिर साहिर के फ़ोन पर कॉल कर दी। दूसरी तरफ से कॉल दूसरी बेल पर ही अटेंड कर ली गई थी। बोलो आरिशा, क्या हुआ? तुम घर पर नहीं हो क्या, जो इस वक्त मुझे फ़ोन कर रहे हो? उसने एक नज़र वक्त की जानब देखा जहाँ घड़ियाँ रात के 11 बजा रही थी। इस वक्त आरिश का फ़ोन आना उसके लिए बाइस हैरानगी था। हाँ साहिरता, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। आज घर से एक मुलाज़िमा को निकाल दिया गया है क्योंकि वो आपके कमरे में चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। मुझे शक है ये ना हो कि उसने आपके कमरे से कुछ ज़रूरी चीज़ें चुरा ली हों, क्योंकि वो आज ही आपके कमरे में नहीं गई थी बल्कि इससे पहले भी कई बार वो आपके कमरे में चोरी छुपे जा चुकी है। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले तो सरमद मामू साई ने भी उसे आपके कमरे से निकलते हुए देखा था। आरिश ने उसे पूरी तफ़सील बताई थी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी सारी चीज़ें मेरे पास महफ़ूज़ है। मेरे कमरे से कुछ भी चोरी नहीं हुआ और ना ही साहिर शाह की पहुँच से कोई चीज़ दूर हो सकती है। तुम बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ, मेरा सब कुछ मेरे पास है और जहाँ तक उस लड़की की बात है तो वो भी मेरी पहुँच से दूर नहीं। बेफ़िक्र रहो, अब आराम से सो जाओ। उसने उसे बेफ़िक्र करते हुए मोबाइल साइड टेबल पर रखा और एक नज़र अपने सीने पर सर रखे अपनी बीवी की जानिब देखा। मेडिसिन उसने खा रखी थी और नींदें वो पूरी कर रही थी, जैसे ज़िंदगी में कभी सोई ना हो। एक हाथ उसके सीने पर, एक अपने गाल के नीचे, बिल्कुल कोई मासूम सी बच्ची लग रही थी, सिर्फ़ अंगूठा मुँह में डालने की कमी थी। मेरी मासूम लोमड़ी, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाता, उसे खुद में कैद करता, खुद भी आँखें बंद करता सोने की कोशिश करने लगा, जो कि ज़ाविश के करीब होने की वजह से मुमकिन नहीं हो रहा था। उसका नाज़ुक सरापा और फिर एहसास मलकियत उसे बहका रहा था, लेकिन वो साहिर शाह था, अपने असाब पर उसे मुकम्मल कंट्रोल था। हाँ, दानम साईं, तुम फ़िक्र ना करो, मैंने नूर को उसकी माँ के घर तक छोड़ा है और मैं शाम में भी जाऊँगा उससे मिलने के लिए। तुम परेशान ना हो, मैं हूँ ना यहाँ उसका ख़्याल रखने के लिए, मैं उससे राब्ते में रहूँगा। अभी तो मैं उसे उसकी माँ के घर छोड़कर अपने किसी काम के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वापसी में उससे मिलकर होटल जाऊँगा। वो उसे यकीन दिला रहे थे। दारम साईं ने कोई जवाब ना दिया तो दूसरी तरफ से दोबारा आवाज़ आई, दारम साईं, तुम परेशान लग रहे हो। नहीं चाचू साईं, वो जाते हुए बहुत रो रही थी। अगर साहिर साईं ठीक होता तो मैं काम की ज़िम्मेदारी उसे देखकर दर के साथ चला जाता। उसे अकेला भेजना ठीक नहीं लग रहा, अब प्लीज़ उसका ख़्याल रखिएगा। मैं खुद भी आ जाऊँगा कुछ दिनों में, लेकिन मुझे समरा पर यकीन नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ये सब कुछ झूठ लग रहा है। ऐसा लगता है कि माइक ने नूर से झूठ कहा है। मैंने पता करवाया है आज, इस तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। वो कुछ परेशान सा था। नहीं दारम साईं, कोई इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगा, और वो भी तब जब सब हमारी नज़रों के सामने हो। क्या उनको लगता है कि हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा? तुम ज़्यादा सोच रहे हो और कुछ भी नहीं, और मैं शाम को जाऊँगा ना नूर से मिलने के लिए, तुम फ़िक्र ना करो। मैं मीटिंग के बाद फ़ौर
फ़ोन करूँगा तुम्हें, अब चलता हूँ मैं। वो फ़ोन रखते हुए बोले तो दारमसाई ने भी अलविदाई कलाम बोलकर फ़ोन बंद कर दिया था। सर, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स। अंदर दाखिल होने वाले आदमी ने कागजात उसके सामने रखे। तुम ये पेपर्स यहाँ क्यों लाए हो? वो हैरानगी से पूछने लगा। उसने तो ऐसा नहीं कहा था सर, सरमद साईं का हुक्म है। वो अपनी बात मुकम्मल करके वहाँ से जा चुका था, जबकि सरमद चाचू हारे हुए अंदर दाखिल हुए। चाचू साईं, आप ठीक तो है ना? वो आगे बढ़ते उन्हें सहारा देने लगा। हार गया मैं दारमसाई। फ़ोन आया था समरा के शौहर का। उसने कहा कि आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अब तलाक दो दरनूर को और उसके हिस्से की दौलत उसके हवाले करो। मैंने ये सब कागज़ात निकाले हैं ताकि मैं उस बदबख्त को अपनी जायदाद और मोहब्बत से आग कर सकूँ। नहीं थी वो तुम्हारे लायक दारमसाई, नहीं थी। मैं गलत था। वो टक कर बोल रहे थे। दारमसाई को कुछ गलत होने का एहसास हुआ तो वो तेज़ी से उनको कुर्सी पर बिठाने लगा, लेकिन चाचू साई का जिस्म अकड़ रहा था। उनके मुँह से अजीब-सी आवाज़ निकल रही थी। दारम की बेचैनी हद से सवा थी। उसने मज़ीद वक़्त ना बर्बाद किया और तेज़ी से उन्हें सहारा देते गाड़ी तक लाया था। उसका इरादा उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने का था। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था दर का कौन-सा रूप असली था। वो जो इतने दिन से उसे दिखा रही थी या फिर वो जो जाते हुए दिखा कर गई थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया दरे नूर सरमद शाह। मैंने तुम्हारी हर गलती माफ़ की है, लेकिन अगर मेरे चाचू साई को कुछ भी हुआ तो अपने होने पर अफ़सोस करोगी, याद रखना। गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ रवा-दवा थी और दारम शाह की सोच दर नूर की तरफ। इन्हें तो फ़ालिज का अटैक हुआ है। वो जैसे ही हॉस्पिटल में पहुँचा, डॉक्टर ने उन्हें देखते ही कह दिया था। उन्हें फ़ौरन ही एडमिट कर चुके थे। हालत ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुकी थी। वो पहले ही दिल के मरीज़ थे और फिर मज़ीद ज़हनी टेंशन की वजह से डॉक्टर ने अच्छी उम्मीद भी नहीं दी थी। दारमसाई ने उनकी हालत के पेश नज़र घर में इन्फ़ॉर्म कर दिया था। वहाँ भी खलबली मच चुकी थी, लेकिन दारम ने फ़िलहाल सिर्फ़ सिन्नान साई और हारून शाह को हॉस्पिटल आने की इजाज़त दी थी। हॉस्पिटल आने के लिए तो सभी तड़प रहे थे, लेकिन दारम साईं की बात की मुखालफत करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो जानता था इस वक़्त सबसे ज़्यादा बुरी हालत सानिया की होगी, लेकिन उसे भी हॉस्पिटल आने से मना कर दिया था। इस वक़्त वो घरवालों को सँभाल नहीं सकता था, क्योंकि हकीकत तो ये थी कि इस वक़्त वो खुद ही टूटा हुआ, बिखरा हुआ था। वो बिल्कुल ख़ामोश हो गया था। सिन्नान साईं को भी उसकी ख़ामोशी परेशान कर रही थी। दारम साईं, फ़िक्र मत करो, हम चाचू साईं को किसी अच्छे हॉस्पिटल ले जाएँगे। अगर इस मुल्क में उनका इलाज ना हुआ तो हम उन्हें कहीं बाहर ले जाएँगे। इंशाअल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। डॉक्टर ने उनकी हालत की असल वजह ज़हनी दबाव बताया है, लेकिन चाचू साईं को अब किस चीज़ की फ़िक्र थी, किस चीज़ की टेंशन? उन्हें हॉस्पिटल बेड पर पहुँचा के कुछ समझ नहीं आ रहा। वो इतने खुश थे, बल्कि कुछ दिन पहले तो वो इतने रिलैक्स और पुरसुकून लग रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनकी ये हालत हो गई? अल्लाह उन्हें शिफ़ा दे, लेकिन हमें उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो सिनान साई, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि चाचू साई को यहाँ से किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दूँ। तुम ऐसा करो कि हैदर चाचू साई को फ़ोन करके उन्हें वापस बुला लो, हमें उनकी ज़रूरत है। दारमसाई ने कुछ सोचते हुए कहा था। नहीं दारमसाई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नूर वहाँ पर अकेली है और उसे मज़ीद अकेले वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। तुम जानते हो समरा और वो लोग कैसे हैं। मुझे उन लोगों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। हमें नूर को वहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा ही है ना कि बाबा साईं वहाँ पर हैं, क्योंकि चाचू साईं की हालत को मद्देनज़र रखते हुए तुम भी तो नहीं जा पाओगे ना उसके पास। तो बेहतर है वहाँ उस उसके पास कोई तो अपना हो। उसे समझाते हुए कहा, बच्ची नहीं है वो सिनान साई, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। तुम चाचू साई को फ़ोन करो और उन्हें वापस आने के लिए कह दो। इस वक्त हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। अब मज़ीद कोई बहस नहीं। वो बात ख़त्म करके उसके करीब से उठकर बाहर निकल गया, जबकि सिनान उसके गुस्से और परेशानी से अपने बाबा साईं को फ़ोन करने लगा। मुझे नूर से मिलना है, उसे बुला दो अंदर से। हैदर साहब 2 घंटे बाद अपने काम से फ़ारिग होकर सीधा वहीं पर आए थे। तारम साईं बहुत ज़्यादा परेशान था। उसकी परेशानी दूर करने के लिए वो अपना काम ख़त्म करते ही सीधे नूर से मिलने के लिए चले आए थे। अगर तारम साईं का शक दुरुस्त हुआ तो वो किसी बड़ी मुसीबत में फँस सकती थी, और ऐसा वो हरगिज़ नहीं चाहते थे। वो भी तब जब तारम साईं उसके पास मौजूद नहीं था। इसलिए वो फ़िलहाल नूर को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। नूर मैडम तो अपनी मॉम के साथ चली गई हैं। वो उन्हें देखते हुए कहने लगा, लेकिन कहाँ? वो हैरानगी से पूछने लगे। पता नहीं, लेकिन वो नहीं है यहाँ, बल्कि उन्होंने कहा था कि अगर आप वापस आएँ तो आपको कह दिया जाए कि नूर मैडम अब वापस नहीं जाना चाहती। बाकी मुझे कुछ नहीं पता, अब आप जाएँ यहाँ से, क्योंकि हमारे सर और नूर मैडम ने हमें आपसे बात करने के लिए मना किया है। वो उन्हें देखते हुए बता रहा था, जबकि हैदर साहब हैरानगी और परेशानी से उसे देख रहे थे। आखिर ये आदमी क्या बकवास कर रहा था? अभी सुबह ही तो वो नूर को यहाँ छोड़कर गए थे और अब ये आदमी उन्हें कोई और ही कहानी सुना रहा था। बकवास बंद करो। अंदर से किसी को बुलाओ, वरना तुम मुझे जानते नहीं। वो बेहद गुस्से से बोले थे। वो नूर को यहाँ छोड़ने की गलती हरगिज़ नहीं कर सकते थे।
ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। तुम हमें नहीं जानते, हम धक्के मार के निकालेंगे। वो आदमी भी डट गया जबकि उनकी जेब में उनका फ़ोन बजने लगा। हाँ सिनान साईं, बोलो जल्दी, मुझे पुलिस को फ़ोन करना है। वो एक साइड पे होते हुए उसे बताने लगे। बाबा साईं, आप जितना जल्दी हो सके वापस पाकिस्तान आ जाएँ। सिमर चाचू साईं को फ़ालिज का अटैक हुआ है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। शायद वो ज़िंदगी भर के लिए पैरालाइज़ हो गए हैं। धर्म साईं ने कहा है कि जितना जल्दी हो सके आप वापस पाकिस्तान आ जाएँ। वो फ़ौरन ही उन्हें पूरी बात बताने लगा। ये तुम क्या कह रहे हो सिनान साईं? सरमस के साथ अचानक खुदाया, मैं जितना जल्दी हो सके नूर को लेकर वापस आता हूँ। तुम नहीं जानते, यहाँ भी ये लोग अलग ही कहानी बता रहे हैं। उनका कहना है कि नूर वापस नहीं आना चाहती, बल्कि मुझे कहा है कि मैं वापस चला जाऊँ और मुझसे मिलना भी नहीं चाहती। वो उसे यहाँ के हालात बताने लगे। मुझे पूरी बात नहीं पता बाबा साईं, लेकिन दारम साईं बहुत ज़्यादा गुस्से में है और नूर के बारे में तो बात भी नहीं करना चाहता। शायद चाचू साईं की हालत भी नूर की वजह से है। आप प्लीज़ वापस आ जाएँ। उन्हें इतनी ही बात बता पाया था जितनी वो समझ सका था। जबकि दूसरी तरफ हैदर साहब की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। दरवाज़ा खोलो, मैं कहती हूँ दरवाज़ा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे बेसहारा समझने की गलती हरगिज़ मत करना। अगर मेरी माँ तुम लोगों के साथ मिली हुई है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मेरा बाप तुम लोगों का साथ देगा। मेरा बाप मुझे ढूँढ निकालेगा, कहीं से भी, चाहे तुम लोग मुझे कहीं पर भी छुपा लो। दारुम साईं खुद आएँगे मुझे ढूँढने के लिए। ये तुम लोगों की गलतफ़हमी है कि तुम लोग उनसे बच जाओगे। अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो जाने दो मुझे यहाँ से, इसी में तुम लोगों की भलाई है। वो कब से दरवाज़ा खटखटाते हुए चलाई जा रही थी, लेकिन बाहर तो जैसे सब लोग बहरे हो गए थे। उसे अपनी माँ की बेहिस्सी पर अफ़सोस हुआ था। शायद उसकी माँ ने कभी उसे अपनी औलाद समझा ही नहीं था। उसे तो अपनी माँ के रवैये पर कोई अफ़सोस तक नहीं हुआ था। सो वो गुस्से में इस घर से बाहर निकल गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो फ़ोन पर चाचू साईं को बुलाती या यूँ उन्हें यहाँ के हालात के बारे में बताती, उसके मुँह पर रुमाल रख दिया। जब उसे होश आया तो वो यहाँ इसी घर के एक कमरे के अंदर पड़ी थी। दरवाज़ा खटखटा कर वो अच्छी खासी थक कर वापस बैठ गई थी। चिल्ला-चिल्ला कर उसका गला बैठ चुका था। अभी उसे खामोश हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक से दरवाज़ा खोलकर उसकी माँ अंदर दाखिल हुई। उसका दिल चाहा उसे कुछ कर बैठे। आप क्यों कर रही हैं ये सब? दौलत चाहिए ना आपको? मैं दूँगी। मेरे बेबा साईं मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप बता दीजिए आपकी डिमांड क्या है? वो दे देंगे आपको मेरा सदका उतार कर। लेकिन मुझे यहाँ से जाने दें। मेरी नज़रों में इतना ना गिरें कि माँ लफ़्ज़ का मान टूट जाए। वो उन्हें देखती हुई नफ़रत से बोली थी। मैं तो दे देती हूँ तुम्हें आज़ादी नूर, लेकिन मैं क्या करूँ? वो बीन है ना, उसका ताल्लुक बड़े-बड़े लोगों से है। उसे सिर्फ़ तुम्हारी ज़रूरत है। वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाएगा। वो किसी दारमशाह से नहीं डरता और ना ही उसे किसी और चीज़ का डर है। उसे तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम उसे ना मिली तो वो सारी दुनिया को आग लगा देगा। मैंने मजबूर होकर ये कदम उठाया है। तुम आसानी से वापस नहीं आ रही थी और बीन पाकिस्तान वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि उस पर पाबंदी लगी हुई है और तुम्हें यहाँ वापस बुलाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही था ना। वरना बीन मुझे मरवा डालता, माइक को मरवा डालता। और बीन तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, वो तुमसे शादी करना चाहता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, यहाँ तक कि वो तुम्हारे लिए अपना मज़हब बदलने के लिए तैयार है। तो क्यों इतने नखरे दिखा रही हो? शादी करो उसके साथ और सारी ज़िंदगी अय्याशी करो। दारम से तलाक माँगो। माइक ने तुम्हारे बाप को फ़ोन करके बता दिया है कि 6 महीने पूरे हो चुके हैं, तो मज़ीद तुम नहीं रहना चाहती उन लोगों के साथ, बल्कि तुम्हें दारम से तलाक चाहिए और अपना हिस्सा भी। अब तक के तुम्हारा बाप पेपर्स तैयार करवा चुका होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ये तो आपकी गलतफ़हमी है कि दारम साईं मुझे कभी छोड़ेंगे। मेरा फ़ोन कहाँ है बताएँ मुझे, मैं खुद उन्हें फ़ोन करके आप लोगों की हकीकत बताऊँगी। वो गुस्से से अपना फ़ोन तलाश करने लगी, जो कि काफ़ी देर पहले भी तलाश करने की कोशिश कर चुकी थी, कि वो जानती थी कि उसका फ़ोन उसके पास है ही नहीं, बल्कि इन लोगों ने ले लिया है। तुम्हारा फ़ोन हमारे पास है और ये तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगा। और जहाँ तक बात है ना कि दारम साईं तुम्हें छोड़ेगा या नहीं, तो वो तो जब तुम उससे कहोगी, उस पर केस करोगी, तो वो ज़रूर तुम्हें छोड़ देगा। अगर नहीं भी छोड़ा तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ना, क्योंकि बीन को सिर्फ़ तुम्हारी रज़ामंदी चाहिए। वो चाहता है कि उसकी शादी इस्लाम के रूल्स के मुताबिक हो और मैंने उसे दोनों कंडीशन बता दी हैं। एक कंडीशन कि अगर तुम्हारा शौहर तलाक देता है तो तुम उसके साथ दूसरी शादी कर सकते हो, और अगर नहीं तो उसका पहला शौहर मर जाता है तो तुम उसके साथ दूसरी शादी कर सकते हो। अगर तुम्हें तलाक नहीं देता ना, तो भी उसे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो दारम को ख़त्म करके भी तुमसे शादी कर लेगा। इसलिए अगर तुम उससे सच्ची मोहब्बत करती हो तो उसकी जान बचा लो, वरना बीन तुम्हारी सोचों से बहुत आगे है। वो उसे पूरी बात समझाते हुए कमरे से निकल गई थी, जबकि वो तो उसके आखिरी अल्फाज पर उलझ कर रह गई थी। चाचू साईं की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उनकी दोनों टाँगें मफलूज हो चुकी थी, ज़ुबान जम चुकी थी। डॉक्टर ने कहा था कि उनका बहुत सारा ख़्याल रखें, वरना शायद वो ज़िंदगी में कभी बोल नहीं पाएँगे। उनका चेहरा एक तरफ लटक गया था। फ़ालिज के अटैक ने उन पर बहुत बुरे मनफ़ी असरात मरतब किए थे, और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ डर की वजह से हुआ था। अपनी ज़िद और अना की वजह से उसने अपने बाप को इस हालत में पहुँचा दिया था। उसने सोच लिया था कि वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। कितनी बेहस थी चच्ची साईं की औलाद। उसने उसे सर पर चढ़ाया था। उसने गलत किया था। वो इतनी अहमियत
अहमियत इतनी मोहब्बत के काबिल थी ही नहीं जितनी दारम साईं ने उसे दी थी। उसे पहले दिन ही जूते की नोक पर रखता तो शायद उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। कुछ औरतें मोहब्बत के काबिल होती ही नहीं। उसने उसे हमेशा अपने सर पर चढ़ा कर रखा था, उसे किसी मलका की तरह अपने दिल की सल्तनत की कुर्सी पर बुर्जमान किया था। तभी तो वो उसके दिल की दुनिया को इतनी आसानी से आग लगाकर चली गई थी, कितनी आसानी से वो उसे बर्बाद करके चली गई थी। और वो हमेशा उसे नादान समझता रहा। सच तो ये था कि वो मोहब्बत में बेवकूफ़ खुद बना था। मोहब्बत में उसके सामने अपने आप उसने खुद पेश किया था। उसने खुद अपना दिल उसे खेलने के लिए दिया था और वो खेल कर चली गई। ये खेल शुरू तुमने किया है और अब इसे ख़त्म मैं करूँगा। अगर मुझे ये पता होता कि तुम्हारी मोहब्बत की वजह से मुझे मेरे अपनों को इस हालत में देखना पड़ेगा तो तुम्हारी मोहब्बत पर लानत भेजता मैं। वो गुस्से से अपने बालों को मुट्ठियों में कैद किए हुए था। उसे नफ़रत हो रही थी। इतना बेबस उसने अपने आप को पहले कभी महसूस नहीं किया था। आज 3 दिन से वो लोग हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे। चाचू साईं की हालत में किसी तरह का कोई सुधार नहीं आ रहा था। वो उससे माफ़ी माँगने की कोशिश में इतने बेबस हो जाते कि उनकी आँखों में से आँसू गिरने लगते। तारा ने अपने चाचू को इस हालत में पहले कभी नहीं देखा था। जब-जब वो इस हालत में देखता तब-तब उसे नूर से नफ़रत महसूस होती। उसका दिल चाह रहा था कि वो नूर को अपने सामने खड़ा करके शूट कर दे। अपने चाचू की हालत देखते हुए नूर को सिनान ने उसके फ़ोन पर राब्ते करने की कोशिश की थी, जो कि एक अनजान आदमी ने उठाया और कहा कि वो नूर का बॉयफ्रेंड है और नूर उससे बात नहीं करना चाहती। इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती क्योंकि शर्त के 6 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। अब वो दारम साईं पर केस करके तलाक लेगी और उससे शादी करेगी। ये ख़बर तमाम घरवालों पर किसी पहाड़ की तरह टूटी थी। किसी को भी यकीन नहीं आया था कि नूर का कोई बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। इसके बाद किसी ने भी नूर को फ़ोन करने या उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी और अब दारम की खामोशी की वजह सबको समझ आ गई थी। लेकिन उसने फिर भी ये कह दिया था कि उस जब तक उसके चाचू सही ठीक नहीं हो जाते, वो इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता और ये बात करके वो बाहर निकल गया। लेकिन किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी बुरी हालत में वापस आएगा। उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। चाचू साईं के साथ-साथ उसकी हालत भी काफ़ी नाज़ुक थी। 3 दिन गुज़र चुके थे, वो वहीं भूखी-प्यासी सी हालत में पड़ी थी। उसने किसी से कोई बात नहीं की थी, कमरा अंदर से बंद था, वो लोग उसका फ़ोन भी अपने कब्ज़े में कर चुके थे। किसी भी तरीके से वो अपने घरवालों से राब्ता नहीं कर पा रही थी। तो क्या चाचू साईं ने भी वापस उसकी खैर-खैरियत जानने की कोशिश नहीं की थी? उसके दिमाग में हज़ारों सवाल चल रहे थे। आखिर धर्म साई ने अभी तक किसी के भी ज़रिए उससे राब्ता करने की कोशिश क्यों नहीं की थी? 3 दिन गुज़र चुके थे यहाँ इन लोगों की कैद में। क्या चाचू साई उससे मिलने के लिए आए होंगे? अगर हाँ, तो इन लोगों ने क्या जवाब दिया होगा? जिस चीज़ की डिमांड वो लोग उससे कर रहे थे, वो तो मर कर भी नहीं करने वाली थी। चाहे कुछ भी हो जाए, उसने सोच लिया था उनके सामने हिम्मत हरगिज़ नहीं हारेगी और झूठ की बुनियाद पर वो उसे यहाँ तक बुलाने में कामयाब हो गए थे। अगर वो सच भी हो जाए, तो भी उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी माँ दौलत के लिए इस हद तक गिर चुकी थी, तो वो क्यों ऐसी औरत से मोहब्बत करती रही? नूर कुछ खा लो मेरी जान, कब तक भूखी प्यासी कमरे में पड़ी रहोगी? देखो यहाँ कोई नहीं आने वाला तुम्हारे लिए। तुम्हारा बाप और शौहर तुमसे राब्ता तक नहीं कर रहे, किसी ने फ़ोन तक नहीं किया तुम्हें और तुम उनके लिए मरी जा रही हो, यकीन नहीं आ रहा। ये देखो तुम्हारा फ़ोन, इस पर किसी की कोई कॉल नहीं आई। हाँ, मुझे याद आया कि दारम का फ़ोन तुम्हें कैसे आ सकता है? उसका तो मेरे ख़्याल में एक्सीडेंट हुआ है। कि क्या दारम साईं ठीक है ना? जवाब दे मुझे, क्या हुआ है उनका एक्सीडेंट? आप चुप क्यों हैं? बोले ना, कैसे हैं वो? प्लीज़। उसकी आँखों से आँसू बह रहे थे जबकि सामने बैठी माँ बेहिस बनी थी। बीन ने किया है। उसने सोचा अगर तुम तलाक के लिए राज़ी नहीं हो तो वो क्यों ना दूसरा रास्ता अपना ले। देखो नूर, तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर दारम की ज़िंदगी चाहती हो तो सोच लो तुम्हें आगे क्या करना है। अगर तुम उसके निकाह में रही तो वो नहीं रहेगा, याद रखना। आगे तुम्हारी मर्ज़ी, वो तुमसे हराम ताल्लुक नहीं बनाना चाहता, वरना तुम जानती हो कि उसके घर में हो, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। जी, तो ये थी हमारी एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि एपिसोड आपको कैसी लगी और आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बाकी बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो मुझे रिस्पॉन्स देते हैं और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं। और ये समरा तो वाक़ई डायन है, अपनी औलाद को ही खाई जा रही है मनहूस औरत। इसका अंजाम भी बड़ा ही बुरा होना है। तो आप लोग की मुझे राय का इंतज़ार रहेगा। आप लोग अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और आपका रिस्पॉन्स पिछले कुछ एपिसोड से बहुत बुरा हो गया, आप लोग खुद देख लें। अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ तो आप लोग भी मुझे मेरी मेहनत का सिला दिया करें, मुझे रिस्पॉन्स अच्छा दिया करें। आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा देना ही हमारे लिए इनाम है, ठीक है ना? तो आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, अच्छे-अच्छे कमेंट्स मज़े-मज़े के करेंगे। आपके कमेंट्स मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ, बहुत मज़े के होते हैं, तो थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट्स का। बस आगे अपनी राय का इज़हार करते रहिएगा और रिस्पॉन्स अच्छा दीजिएगा। अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।